होना चाहिए। हमने मोर और लेस हमने ये देखा, वेरी देखा, ये हम बाद तो इस मॉड्यूल में हम पहली बार अब निफ्टी से दूर जाना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपको कोर्स में क्या रियलाइज होना चाहिए, हमने बोला जो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो क्या करेंगे, निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स शायद सिर्फ सिप ही करेंगे, कुछ टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए हमने कुछ तरीका देखा, ये हम बाद में जब डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क करेंगे तो उसको बहुत डिटेल में बताएंगे कि आज आपको उसके हिसाब से कौन सा पैसा कहां पे, कौन सा पैसा डेट में, कौन सा पैसा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में नीचे बाय करके ऊपर सेल करने की कोशिश करना, कौन सा पैसा हम महीने के महीने इन्वेस्ट करके अपने इंपॉर्टेंट गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन मोर और लेस हमने ये देखा कि कुछ हमने देखा बार बार इन्वेस्ट करके इंपॉर्टेंट गोल करेंगे और कुछ पैसे से हम वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे जिसमें हम नीचे बाय करके ऊपर सेल करेंगे। अभी तक हम जो नीचे सस्ता बाय कर रहे थे, ऊपर महंगा सेल कर रहे थे, वो सिर्फ हम निफ्टी इंडेक्स फंड की ही बात कर रहे थे। लेकिन अब हम ये बोलेंगे कि कभी कभी निफ्टी से भी ज्यादा कभी कभी कोई सेक्टर जो है वो ज्यादा सस्ता हो जाता है। अच्छा, अब हम सेक्टर में जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए, निफ्टी बहुत सस्ता या बहुत महंगा हो जाए उसके चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम, कि पी भी गिर जाए, अर्निंग भी गिर जाए, बिकॉज मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। ना दोनों आसानी से कभी ऊपर जाते हैं, ना दोनों कभी आसानी से नीचे जाते हैं। उसकी वजह से हमारे पास एक्ट करने के जो पॉइंट्स होते हैं वो रिलेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हम सेक्टर्स में भी जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हो सकता है निफ्टी क्लियरली सस्ता या महंगा ना हो, बट कोई सेक्टर जो है वो निफ्टी से ज्यादा सस्ता हो। इनफैक्ट बाद में जब हम इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्ट करेंगे कोर्स के अंदर, उसमें भी हमारा रीजनिंग यही है कि सेक्टर के भी बहुत सस्ते या बहुत महंगे होने के चांसेस, पूरे सेक्टर, जैसे पूरा बैंक निफ्टी सस्ता हो जाए, या पूरा ऑटो इंडेक्स सस्ता हो जाए, या पूरा इंफ्रा इंडेक्स सस्ता या महंगा हो जाए, उसके चांसेस रिलेटिवली कम है। लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत सस्ता या बहुत महंगा हो जाए, उसके चांसेस ज्यादा है। तो जहां पर भी हमको लगता है कि क्योंकि निफ्टी बहुत सस्ता या बहुत महंगा नहीं होगा, तो सेक्टर में चले जाते हैं। कभी कभी सेक्टर सस्ता मिल जाता है, और कभी कभी अगर सेक्टर भी सस्ता महंगा नहीं दिख रहा तो हम स्टॉक्स में भी चले जाते हैं। लेकिन जितना हम निफ्टी से दूर तक जाते जाएंगे उतना हमारा रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा, तो वहां पर गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम निफ्टी से दूर होकर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सेक्टर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बात करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे पता करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता कब होता है, और जो हमने हिस्टोरिकली कब कब बोला कि ये सेक्टर सस्ता है, क्यों बोला, और आज अगर मुझे कोई सेक्टर देखना होता तो मुझे कौन सा सेक्टर रिलेटिवली चीप लग रहा है। बट मैथमेटिकली समझने से पहले कि सेक्टर सस्ता या महंगा कौन सा है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार एक इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलती है, उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स का क्या रोल होता है, वो एक बार समझ लेते हैं। इससे हमको समझ ये पड़ेगा कि इस टाइम पे हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। तो पहले एक बार देखते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल कैसे होती है। तो याद रखिए, कभी भी अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें, एक बूम और एक बर्स्ट। समझिए, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बर्स्ट आ गया मतलब इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। ये जनरली बर्स्ट कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, कभी कभी 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है, बट जनरली हमने बोला ये बर्स्ट कितने साल का होता है समझने के लिए 2 इयर्स का होता है। उसके बाद जब ये बर्स्ट का एक नीचे सिग्निफिकेंट बॉटम आ जाता है, यहां पर गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स को लगता है कि क्राइसिस बहुत बड़ा हो गया है और हमको अब इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, कुछ मदद करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद वो यहां पर इंटरेस्ट रेट्स नीचे करना स्टार्ट कर देते हैं, या हो सकता है पहले से ही नीचे करना स्टार्ट कर चुके हैं बट यहां बहुत ज्यादा नीचे करते हैं। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस में आती है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ स्टिमुलस देना पड़ता है। स्टिमुलस मतलब, अब स्टिमुलस दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है फिस्कल स्टिमुलस, एक हो सकता है मॉनेटरी स्टिमुलस। अब फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस में क्या फर्क है, मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब कि आरबीआई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे कर दे, इंटरेस्ट, ये सबसे सिंपल मॉनेटरी स्टिमुलस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट नीचे किया तो क्या हुआ, लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई, लोगों की लोन लेने की एबिलिटी बढ़ गई, लोन सस्ते हो गए, लोगों ने खर्चा किया तो इकोनॉमी रिकवर करने की कोशिश करेगी। और दूसरा एक और स्टिमुलस होता है फिस्कल, यानी गवर्नमेंट क्या करना स्टार्ट करे, गवर्नमेंट ये बोले कि चलो अगर इस टाइम पे मार्केट में चीजों की डिमांड कम है तो हम ही कंज्यूम कर लेते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करना स्टार्ट कर दे, गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर दे, या गवर्नमेंट जो है लोगों के हाथ में अकाउंट्स में पैसा डालना स्टार्ट कर दे ताकि कोई डिमांड क्रिएट हो जाए, या गवर्नमेंट जो है अचानक से पेट्रोल के ऊपर टैक्स कम कर दे या टैक्स रेट कर दे और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाए जिससे वो खर्चा करें और इकोनॉमी को एक स्टिमुलस मिले। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको पता करना है कि क्या इस टाइम इकोनॉमी एकदम बर्स्ट हो चुकी है और हम साइकिल के बॉटम पे हैं तो उसके क्या क्या साइंस होंगे, ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी एकदम बॉटम पे है, उसका पहला साइन क्या होना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इस जगह पे P/E रेशियो क्या हो जानी चाहिए, बहुत कम। लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमी क्या होने वाली है, रिकवर होने वाली है। तो लोग 1 रुपए के लिए प्रीमियम, मतलब 1 रुपए के लिए बैंक जितना ही रेट भर रहे होंगे। अगर बैंक में 8% मिल रहा है तो यहां पर भी 100 रुपए लगा के 8 मतलब 12.5 की P रेशियो चल रही होगी, इसका मतलब आगे कोई उम्मीद नहीं है। तो इकोनॉमिक साइकिल के बॉटम पे या स्टॉक मार्केट के बॉटम पे, इकोनॉमिक साइकिल नहीं बोलते, स्टॉक मार्केट के बॉटम पे P रेशियो क्या होगी, कम। और क्या साइन होंगे, अर्निंग ग्रोथ रेट भी क्या हो गई होगी, लो। अर्निंग ग्रोथ रेट लो हो गई होगी, मतलब हमने बोला था अर्निंग ग्रोथ रेट लो कब बोलते हैं, जब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स अर्निंग वहीं की वहीं हो। मतलब अगर अर्निंग पहले भी 500 थी, अभी भी 500 है 2 साल से, जिसको हर साल 15% से बढ़ना था वो बढ़ने ना और वहीं की वहीं रह जाए, तो अर्निंग भी क्या होगी, लो। और मुझे बताइए क्या क्या साइंस होंगे, यहां पर कोई आईपीओ नाम की चीज आई नहीं रही होगी, जो आईपीओ आने भी वाले होंगे उनको पोस्टपोन कर दिया जाएगा क्योंकि ये मार्केट से पैसा रेस करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट नहीं है। सरिता विमेंसरा ये बता रही होगी कि स्टॉक मार्केट क्यों रिस्की होता है, जुआ होता है। आपको सुनने को मिल रहा होगा कि आपके आसपास किसी ने सुसाइड कर लिया, या आपके आसपास नहीं, शायद न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा होगा कि लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिस्क लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। और इंटरेस्ट रेट्स भी सरकारें क्या कर रही होंगी, नीचे।
अगर सरकारें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर कर रही हैं तो आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि आप इकोनॉमिक साइकिल के बॉटम पे हैं या स्टॉक मार्केट के बॉटम पे। स्टॉक मार्केट के बॉटम पे इंटरेस्ट रेट नीचे जा ही रहे होंगे, डिमांड कम होगी, आईपीओ नाम की कोई चीज नहीं होगी, सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने और इकोनॉमी को लेकर बहुत डरे हुए होंगे, पी और ईजीआर लो होगी। जब ऐसा हो जाएगा तब उसके लिए सरकारें या तो फिस्कल स्टिमुलस देंगी या मॉनेटरी स्टिमुलस देंगी। लेकिन फिस्कल स्टिमुलस के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। और इस टाइम पे जब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही होती है तो सरकार के पास भी पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी डर लग रहा होता है आगे क्या होगा। तो सरकारें अधिकतर क्या करती हैं, जब इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो फिस्कल स्टिमुलस जनरली बहुत लास्ट मेजर है, जब क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट करेगी या सेंट्रल बैंक खुद ही सोचेगी कि हमको क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट नीचे। अब जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट करेगी। ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे फेज 1 उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज होगी, फिर जब रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी उसको मेंटेन करने के लिए फेज 2 होगा, वो एक अलग चीज होगी, फिर फेज 3 होगा, और उसके बाद वापस जब इकोनॉमी, ये जो बूम है वो कितने साल का होता है जनरली? 5 साल का। जनरली कोई रीजन नहीं है कि 5 ही हो, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। कभी कभी इकोनॉमिक रिकवरी 2 साल की होती है फिर कोलैप्स कर जाती है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन जब कोलैप्स करती है, अगर समझिए पूरा बूम आया उसके बाद कोलैप्स आया, उसके बाद आता है आपका फेज 4। तो ये अलग अलग फेजेस हैं और ये फेज जनरली ओवरलैप भी करते हैं। मतलब कई बार फेज 1 फेज 2 साथ में चल रहे होते हैं, फेज 2 फेज 3 साथ में चल रहे होते हैं, तो ओवरलैप करते हैं। बट इजी करने के लिए समझ लेते हैं ये 1.5 से 2 साल का पीरियड होता है। अगर 5 साल चलना है, ये भी 1.5 से 2 साल का होता है, ये भी 1.5 से 2 साल का होता है, और फिर वापस एक बर्स्ट आता है जिसको हम बोल देते हैं फेज 4। अब आपको मेरे को यह बताना है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आती है और गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है, गवर्नमेंट स्टिमुलस कोशिश करेगी वो फिस्कल स्टिमुलस ना दे, वो सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट करेगी कि वो क्या दे, मॉनेटरी स्टिमुलस दे। तो सबसे पहले फेज 1 में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बेटर करना चाहिए एज कंपेयर टू निफ्टी? मतलब निफ्टी शायद उतना अच्छा ना करे जितना ये पर्टिकुलर सेक्टर करेंगे। स्टॉक मार्केट में उनका क्या होगा ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन कई पर्टिकुलर सेक्टर्स का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा ये पर्टिकुलर सेक्टर ज्यादा अच्छा करेंगे। और अगर वो स्टॉक सस्ते होंगे तो क्या होगा, उनकी पी रेशो भी कम है, और उनकी अगर अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो अर्निंग भी बढ़ेगी और सेंटीमेंट भी बढ़ेगा, यानी पी भी बढ़ेगी, तो उन स्टॉक्स में ज्यादा फायदा हो सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन अगर पहले से ही पी ज्यादा है तो शायद उतना फायदा ना हो। तो अभी हम स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसी होगी उस पर फोकस नहीं कर रहे, अभी हम ये फोकस कर रहे हैं कि फेज 1 में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी। तो आपको क्या सोचना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए फेज 1 में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स ज्यादा अच्छा करते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स मतलब जिनको लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से फायदा होता है। तो सबसे पहले सोचिए सरकारों ने इंटरेस्ट रेट या सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट नीचे क्यों किए हैं? ताकि आप लोन लें। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे गए और जो डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है कि लोग लोन ले और खर्चा करें, तो सबसे पहले लोग किसके पास जाएंगे? बैंक्स के पास जाएंगे। जब तक लोग बैंक्स के पास पहुंचे नहीं और बैंक से लोन ले नहीं, मतलब बैंक में लोन की ग्रोथ हो नहीं, क्रेडिट ग्रोथ हो नहीं, तो रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फेज 1 में अगर रिकवरी होगी तो बैंक से ही स्टार्ट होगी। इसीलिए कहा जाता है बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। कोई भी रिकवरी स्टार्ट करने से पहले क्या जरूरी है कि आपके बैंक से लोग लोन लें, खर्चा करें, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर होगी। अच्छा, अब मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिटोर ले रहा हूं, कोई अलग चीज समझा रहा हूं, बट मैं आपको ये बता रहा था बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। इसीलिए बैंक्स अगर कोलैप्स हो जाएं तो एक्चुअली इकोनॉमी को रिकवर करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल। तो इससे क्या समझना चाहिए, इससे आपको 1929 क्राइसिस को समझना चाहिए जो अमेरिका में हुआ था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस टाइम पे शायद लोगों से क्या गलती हुई पॉलिसी मेकर से। अभी अमेरिका जो था वो बोलता था हम कैपिटलिस्ट हैं, तो अब कैपिटलिज्म में तो क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। तो अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में हो जाए। अच्छा, एक और चीज, ये जो बॉटम था जो मैंने आपको बताया था, इधर पी बाई ई कम होगी, ईजीआर कम होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा होगा। इधर मुझे बताइए इस बॉटम पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा होगा या डिफ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा होगा? सोच के बताइए। आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, 2-3 मिनट सोचिए कि जब क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमी बॉटम पे है, सरकारों ने इंटरेस्ट रेट नीचे किए हैं या सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट नीचे किए हैं, उस टाइम पे कंट्री को इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा या डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने राइट गेस किया है, एक्चुअली इस टाइम पे डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा। तो 1929 में भी क्या हुआ, जब इकोनॉमी पीक पे थी और वहां से इकोनॉमी जो बबल था वो बर्स्ट हुआ, तो एकदम से हर चीज की डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हुई तो क्या होना स्टार्ट हुआ, डिफ्लेशन होना स्टार्ट हुआ। लोगों को फ्यूचर पे भरोसा नहीं लग रहा था, लोगों की इनकम गिर रही थी, लोगों के जो एसेट थे उनके प्राइस मार्केट में क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो सबकी बाइंग पावर, खरीदने की क्षमता या फीलिंग की मैं और खर्चा करूं, वो भी क्या हो जाती है, कम। तो हर चीज की डिमांड कम हुई, महंगाई कम हुई। जैसे ही महंगाई कम हुई तो क्या प्रॉब्लम हुआ, समझिए किसी ने लोन लिया हुआ था 100 रुपए का और सोचा था कि मैं सामान बनाऊंगा और 110 का बेच दूंगा, लेकिन उसकी चीज मार्केट में रेट कितना आ गया, 90 आ गया, 80 आ गया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने जो 100 का लोन लिया है वो भी आप पे नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना लोन पे नहीं कर पाएंगे और बैंक्स पे जो लोन लिया है लोग डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे और बैंक के क्या बढ़ जाएंगे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे। मतलब उन्होंने जो लोन दिया हुआ था लोगों को, उनसे पैसा मिल नहीं रहा और अब पैसा मिलने की उम्मीद भी कम हो रही है क्योंकि डिफ्लेशन हो रहा है। तो इस टाइम पे बैंक्स क्या होना स्टार्ट होते हैं, कोलैप्स। उन्होंने जो पैसा दिया है वो मिल नहीं रहा। अगर बैंक कोलैप्स हो गए तो उसके बाद अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे कर भी दे तो फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो चुका है तो बैंक से जाके लोन लेना था, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, अब इतने बैंक्स ही नहीं है कि लोग लोन ले सके ज्यादा और आगे बढ़ सके। इसीलिए 1929 में गड़बड़ ये हुई कि जब बैंक कोलैप्स हो रहे थे तो सेंट्रल बैंक ने बोला होने दो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब बहुत बैंक कोलैप्स हुए उसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट रेट भी नीचे कर लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर 2008 में यही प्रॉब्लम अमेरिका को फिर से आई और
और जो बेन बर्नानकी थे, जो उस टाइम के फेड के चेयरमैन थे, उन्होंने 1929 में काफी मेरे ख्याल से पेपर्स लिखे हुए थे, चीजें पड़ी हुई थी, और वही उस टाइम पे लकीली फेड के चेयरमैन थे। और उन्होंने ये बोला, अमेरिका में जो फेड है उसको, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को हम बोलते हैं फेड, यूएस फेड, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल मतलब कि अमेरिका है तो कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म में बिलीव करती है, और जो कंपनी बंद हो रही है उसको बंद होने देती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ये फ्री मार्केट है, जो हो रहा है वो होने दो, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये पता था अगर बैंक्स को नहीं बचाया तो इकोनॉमी वैसे ही रिकवर कभी नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था टू बिग टू फेल। उन्होंने बोला इन बैंक्स को बचाना ही पड़ेगा, और बचाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा मान लेते हैं यूज किया गया और बैंक्स को बचाया गया। तो लोगों ने बहुत हंगामा किया कि हम बैंक्स को बचाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर टैक्स पेयर के पैसे को यूज करके बैंक्स को नहीं बचाया होता तो रिकवरी करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो आपको समझना चाहिए बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। इसलिए क्राइसिस में अगर कोई भी क्राइसिस है उसको हैंडल किया जा सकता है बाय क्रिएटिंग मोर लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट नीचे करके ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर बैंकिंग का ही क्राइसिस आ जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए 2008 के रिसेशन को कई बार हम बोलते हैं द ग्रेट रिसेशन, जैसे 1929 को हम बोल देते हैं ग्रेट डिप्रेशन, 2008 को हम बोल देते हैं द ग्रेट रिसेशन, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का ही कोलैप्स हो गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फेज 1 में जनरली क्या अच्छा करेंगे, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, उसमें सबसे पहले कौन आ जाता है, बैंक्स। अब सोचिए लोग बैंक से पैसा लेंगे तो क्या कहां खर्च करेंगे बैंक से लेके, तो एक आम आदमी अधिकतर पैसा किसके लिए लेता है, से गाड़ी खरीदने के लिए, ऑटो और रियल्टी। तो आपको फेज 1 में जनरली दिखना चाहिए कि ऑटो कंपनीज जिनकी अर्निंग कम हो गई थी, रियल्टी कंपनीज जिनकी डिमांड कम हो गई थी, मतलब घरों की डिमांड कम हो गई थी, उन जगहों पे आपको ये दिखना स्टार्ट होगा कि इंटरेस्ट रेट नीचे हुए और यहां पे थोड़ी रिकवरी हुई। तो सबसे पहले अगर आपको अर्निंग ग्रोथ रेट दिखेगी तो वो दिखनी चाहिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में जनरली, मोर और लेस। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर सेक्टर किसी अपने क्राइसिस से निकल रहा हो, वो एक अलग बात है। बट बैंक, ऑटो, रियल्टी, ये फेज 1 का एक आपको साइन मिल जाता है। अच्छा, आप ये पता कैसे करें कि आज फेज 1 चल रहा है कि नहीं? आप क्या कर सकते हैं, हर सेक्टर की अर्निंग निकाल सकते हैं, ये भी हम करने वाले हैं, और देख सकते हैं कि उस पर सेंटीमेंट और अर्निंग अगर तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर का फेज चल रहा है। अच्छा, अब फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी रिकवर करना स्टार्ट करती है, अब सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को बोलती है, देखो मैंने अपना काम कर दिया, इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिए, रिकवरी स्टार्ट हो गई, अब इस रिकवरी को मेंटेन करने का काम आपका है, क्योंकि मैं जिंदगी भर इंटरेस्ट रेट नीचे रख के इकोनॉमी को स्टिमुलस नहीं दे सकता, जिंदगी भर इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी को ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने बहुत टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे रखा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ सकती है और वो इकोनॉमी को डिरेल कर देगा। इसलिए सेंट्रल बैंक अब गवर्नमेंट को बोलता है कि अब देखो मैंने डिमांड क्रिएट कर दी है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ने लग जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए और सप्लाई ना बढ़े तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, अब आप ये ध्यान रखो, डिमांड तो क्रिएट हो गई, डिमांड के लिए सप्लाई भी क्रिएट करो। उसके लिए गवर्नमेंट क्या फोकस करती है, जैसे अगर डिमांड क्रिएट हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जैसे कि समझिए एक ही आपके पास रेल का नेटवर्क है और उसी पे आपको सामान क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अब ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रोड आपकी उतनी है लेकिन ज्यादा ट्रक पास हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट सब क्या करती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इसलिए अपना सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी बढ़ाई थी, अब हमको क्या करना है, सच में कुछ प्रोड्यूस करना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है। और इंफ्रा पे गवर्नमेंट्स क्यों फोकस करती हैं? क्योंकि ये माना जाता है एवरी डॉलर स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स मोर जॉब्स देन एनी अदर सेक्टर। तो गवर्नमेंट अब ये बोलती है कि चलो अब हो गया है, अब सारा जिम्मा हमारे ऊपर है, हम इंफ्रा पे स्पेंड करेंगे, जिससे जॉब भी क्रिएट होंगी लेकिन इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपने ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क क्रिएट कर दिया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपने कंट्रोल कर दी। और क्या करते हैं, और जो कंपनीज हैं जैसे कि ऑटो कंपनीज हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे हुए तो उनकी सेल हुई तो उन्होंने बोला अच्छा हमारा सेल बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड कार की बहुत बढ़ गई है, तो हमको कार के लिए नया प्लांट लगाना है। अगर आपको कार के लिए नया प्लांट लगाना है तो मारुति खुद तो प्लांट नहीं लगाती, मारुति कार प्रोड्यूस करती है, लेकिन प्लांट किसी और कंपनी को लगाने के लिए बोलती है। वो कौन सी कंपनीज होती है? कैपिटल गुड कंपनीज, कंपनीज दैट हेल्प अदर कंपनीज टू एक्सपैंड। तो फेज 1 में हमने डिमांड क्रिएट करी और फेज 2 में जो डिमांड क्रिएट करी है उसके लिए हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी। चाहे कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एक्सपेंशन करेंगी ताकि ज्यादा सामान प्रोड्यूस करें, या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी, या इंजीनियरिंग कंपनीज बोल सकते हैं, कंपनीज दैट हेल्प अदर कंपनीज टू एक्सपैंड। जैसे डीएलएफ ने बोला घरों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो हमको घर कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने के लिए एलएनटी आ रही है। कोई भी किसी ने बोला प्लांट लगाना है तो प्लांट लगाने के लिए दूसरी इंजीनियरिंग कंपनी आ रही है। तो सेकंड फेज में फोकस कहां चले जाता है? इंफ्रा। तो आपको क्या सोचना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए क्या आजकल फेज 2 चल रहा है, उसका बेस्ट तरीका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग काम करते हैं उनसे पूछिए, वैसे तो जो लोग पेपर पढ़ते हैं उनको वैसे समझ पड़ जाएगा, उनसे पूछिए क्या उनकी जॉब्स जो है वो एकदम पीक पे चल रही है, बहुत जॉब्स है उनके सेक्टर में, क्या उनकी कंपनी के प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? तो मोर और लेस आपको पता लगेगा इस टाइम पे ऐसा नहीं चल रहा। जब मैं ये बना रहा हूं मई 2022 ऐसा नहीं चल रहा। लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट नीचे चल रहे हैं? अभी तक तो चल रहे थे, पहली बार सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ऊपर किए। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट जब पहली बार आरबीआई ऊपर करती है, इंक्रीज करती है, दैट इज नॉट नेसेसरीली नेगेटिव। इन्फ्लेशन की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो बात करेंगे, बट पहली बार इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई ऊपर करती है, ये सिग्नल है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट नीचे किए थे डिमांड क्रिएट करने के लिए, डिमांड क्रिएट हो गई है। उनको डर लग रहा है इतनी डिमांड क्रिएट ना हो जाए जिसकी हम सप्लाई ना दे पाए तो कहीं इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। लेकिन सेकंड फेज में इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग अच्छा करेगी। फिर क्या होगा? 1.5-2 साल समझे इंफ्रा में बहुत काम हुआ, तो इंफ्रा के लिए क्या चाहिए? जो रॉ मटेरियल, मतलब
आपके जो भी कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो भी चीजें, ऑयल की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि ऑयल एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है एक तरीके से। तो जब एक्सपेंशन होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑयल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना स्पेंड हो रहा है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, और कमोडिटी के प्राइसेस जब बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो किनको फायदा होता है? कमोडिटी के प्रोड्यूसर्स को। तो अब आपको पता लगेगा, पहले बैंक ऑटो रियल्टी इंटरेस्ट रेट लो करके हमने डिमांड क्रिएट करी, सेकंड फेज में गवर्नमेंट अब उस डिमांड के लिए सप्लाई क्रिएट करेगी, मतलब कैपिटल गुड्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो जो कंपनीज एक्सपेंशन में मदद करती है, इंजीनियरिंग कंपनीज जो होती हैं अधिकतर, जिनको कैपिटल गुड कंपनीज बोलते हैं, वो अच्छा करेंगी। फिर जब कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, और अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा होगा। जैसे कि समझिए, मैं आयरन निकालता हूं तो आयरन की कॉस्ट, निकालने की कॉस्ट मोर और लेस उतनी है, लेकिन आयरन का मार्केट में रेट अगर बढ़ जाए तो मुझे क्या फायदा होता है? मुझे ज्यादा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ऑयल निकालने की कॉस्ट तो मेरी उतनी है, लेकिन मार्केट में रेट ऑयल का बढ़ जाए उतनी है, मतलब इन्फ्लेशन से बढ़ सकती है बट मोर और लेस उतनी है। लेकिन अगर ऑयल का प्राइस मार्केट में बहुत बढ़ जाए तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को बहुत फायदा हो जाएगा। तो फेज 3 में सारी कमोडिटी, जैसे कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज, चाहे हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, ये सारी कंपनीज जो है उनका बेसिकली वहां पे पैसा बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने लग जाएं तो फायदा तो होगा। तो अभी तक क्या हो रहा है आपने देखा, इकोनॉमी के कोई भी डिमांड नहीं थी, इंटरेस्ट रेट नीचे करके हमने डिमांड क्रिएट करी, फिर हमने प्रोड्यूस किया, कैपिटल गुड कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज ने, उन्होंने सप्लाई क्रिएट करी, और उसके बाद एकदम से कमोडिटी के प्राइसेस, ऑयल के प्राइस ऊपर, सब चीजों के प्राइस ऊपर। जब ये प्राइस ऊपर होने लग जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या चाहिए? कमोडिटी के प्राइसेस लो होने चाहिए और इंटरेस्ट रेट्स क्या होने चाहिए? लो। लेकिन जब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो सेंट्रल बैंक को लगता है अरे कहीं बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे इकोनॉमी को स्लो करते हैं। ऐसा नहीं चाहते कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, वो इकोनॉमी को हल्का सा बोलते हैं कि जो ओवरहीट हो रही है उसको कंट्रोल करो, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर लेते जाते हैं। तो ये जो पीरियड होगा यहां से, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे और फिर बहुत ऊपर करेंगे, वो लंबा पीरियड होता है, कई बार 2-3 साल चल जाता है। वो इंटरेस्ट रेट धीरे 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 ऊपर करते रहते हैं, इतना ऊपर भी नहीं करते कि इकोनॉमी एकदम कोलैप्स हो जाए, लेकिन इतना ऊपर करते रहते हैं कि एकदम ऐसे ही फालतू की डिमांड क्रिएट ना हो जाए। और फिर जब कमोडिटी के प्राइसेस पीक पे होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स अपने पीक पे चले जाते हैं, तो क्या क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब इकोनॉमिक साइकिल का पीक आ गया है, क्या क्या साइन होंगे? स्टॉक मार्केट में पीक आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो स्टॉक मार्केट का पीक कैसे दिखेगा? पी रेशो बढ़ गई होगी, कंपनियों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? एकदम तेजी से बढ़ रहे होंगे, तो पी ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी। सरकारों ने इंटरेस्ट रेट एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऊपर कर चुके होंगे, तो वो भी आपको दिखेगा। दुनिया को डिफ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ये आपको कहीं नोट करना चाहिए। हमने ये बोला था कि बॉटम पे क्या प्रॉब्लम होगा? डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होगा, पी कम होगी, अर्निंग ग्रोथ रेट कम होगी, और फिर हमने बोला था कोई आईपीओ नहीं आ रहा होगा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट ऊपर चल रहा होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे होंगे, और पहली बार नहीं, पहली बार तो इकोनॉमिक साइकिल में बढ़ते हैं तो दैट इज गुड न्यूज, लेकिन जब बढ़ाते जाते हैं तो वो आपको सिग्नल देते हैं कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल में ला नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको इंटरेस्ट ऊपर करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी, पी बाई ई ज्यादा हो गया होगा, अर्निंग ग्रोथ रेट हो सकता है 15%, जो नॉर्मल ग्रोथ है इन 5 साल में 15% से ज्यादा ग्रोथ हो गई होगी। आईपीओ का लाइन लग जाएगी, आईपीओ की, सब लोग बोलेंगे आईपीओ लेके आओ, आईपीओ लेके आओ, बड़े बड़े आईपीओ आने की लाइन लग जाएगी। और क्या हो सकता है? सरिता विलियम्स बोलेगी सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये साइन है। अगर हम देखें तो आज हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, जनरली हमेशा ही ऐसा होगा, मार्केट हमेशा कंफ्यूज रहेगी, क्लियर सिग्नल नहीं देगी कि हम कहां हैं। हमको यह पता लगा कि हम फेज 1 में तो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो जो थे उसका इरा तो खत्म हो गया। अब इंफ्रा का इरा आ रहा था, बट इंफ्रा का इरा आने से पहले ही कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर हो गए, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। अब सरकारों के लिए डिफिकल्ट काम हो रहा है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट एकदम ऊपर कर दिया तो इकोनॉमी यहीं से कोलैप्स हो जाएगी, वो जो 5 साल की ग्रोथ होती है वो होगी नहीं। तो उनकी कोशिश क्या होगी? क्या सेंट्रल बैंक सक्सेसफुल होंगे? किसी को नहीं पता। इनफैक्ट अभी आपने यूएस के फेड का चेयरमैन का एक कमेंट था कि वो एक गारंटी नहीं कर सकते कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी इकोनॉमी की। इसको एक बार समझ लेते हैं। मतलब जब वो इंटरेस्ट ऊपर कर रहे हैं तो वो चाहते क्या है? कोलैप्स करना नहीं चाहते, वो हल्का सा नीचे लाना चाहते हैं और फिर इकोनॉमी को ट्रैक पे लाके वापस ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट ऊपर करके जो सॉफ्ट, मतलब इकोनॉमी नीचे आएगी, मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये सॉफ्ट लैंडिंग ही होगी, हो सकता है ये हार्ड लैंडिंग ही हो। इसका मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब तो इकोनॉमी गिरने वाली है, ऐसा नहीं है। ये तो सेंट्रल बैंक को भी नहीं पता। सेंट्रल बैंक लगातार अपने पॉलिसीज, अपने टूल्स चेंज करते रहती है, अपने डिसीजन चेंज करते रहती है बेस्ड ऑन जो उनको ग्रोथ दिखती है, इन्फ्लेशन दिखता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो अपने आप चीजों की डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब चीजों की डिमांड कम होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा? हर चीज की डिमांड कम होगी, प्रॉफिट कम होंगे, तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उनके शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट होंगे। तो हर चीज का प्राइस, मतलब मोर और लेस तो सबका ही प्राइस, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, भूल जाइए, कमोडिटी के सारे प्राइसेस हो, इंडस्ट्रियल कमोडिटी, गोल्ड को अलग रखते हैं अभी के लिए, हाउस हो, स्टॉक मार्केट हो, सबके प्राइस साथ में नीचे आने चाहिए, क्योंकि चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। इस पीरियड में फेज 4 के सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा करते हैं। फेज 4 में कौन से सेक्टर्स होने चाहिए? इसको बोलते हैं हम डिफेंसिव्स। डिफेंसिव्स का मतलब क्या हो गया? डिफेंसिव मतलब वो सेक्टर्स जब मार्केट या इकोनॉमी नीचे जा रही होती है ये बच जाते हैं। वो कौन से सेक्टर्स हैं? मतलब जिनकी डिमांड इतनी कम नहीं होती जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, इनकी डिमांड इतनी कम नहीं होती जब इकोनॉमी नीचे आ रही होती है, लोगों की जॉब के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही होती है। वो कौन से सेक्टर्स हैं? जैसे एक सेक्टर हो सकता है एफएमसीजी, फेज 4 में एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जैसे आपने
साबुन ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, जो कंज्यूमर गुड्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोज रोज आप खरीदने का जो सामान है, आटा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं होती इनकी डिमांड कम? ऐसा नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ता, पर इनको फर्क रिलेटिवली बहुत कम पड़ता है। क्यों? आप खुद सोचिए, जैसे समझिए अचानक से, या पहले एक और लिख लेते हैं सेक्टर्स कौन से हैं। तो एक हो गया एफएमसीजी, और कौन सा हो सकता है? फार्मा हो सकता है। भाई इनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो अभी देखते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो ये फार्मा हो गया। और कौन सा हो सकता है? कई लोग गोल्ड को भी यूज करते हैं, कई लोग आईटी को भी यूज करते हैं। तो आईटी और गोल्ड की 2 मिनट बात करते हैं। पहले फार्मा और एफएमसीजी। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, इकोनॉमी का पता नहीं है, तो आप घर पे ये तो कभी नहीं बोलते कि टूथपेस्ट कम यूज करना, या आप कभी ये नहीं बोलते कि चावल कम खा लेना, आटा कम खा लेना। ये तो वैसा ही चल रहा है। तो इनकी डिमांड क्या रहती है? स्टडी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इनकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बट इनकी डिमांड बाकी लोगों के हिसाब से क्या होती है? स्टडी। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है तो लोग देख रहे होते हैं स्टेबल क्या है, और उस टाइम पे एफएमसीजी बहुत स्टेबल होता है और वो बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फार्मा का भी ऐसा ही है। अगर आपकी सैलरी कम हो रही है, बोनस कम हो रहा है, तो आप घर वालों को ये नहीं बोलते कि हार्ट की दवाई कम कर लो। उल्टा हो सकता है उस टाइम पे हार्ट की 1-2 दवाई बढ़ा ही ले। तो यहां पर इनका भी क्या होता है? रिलेटिवली स्टेबल होता है। उसी तरीके से गोल्ड। गोल्ड तो क्या है? ऐसा बोला जाता है गोल्ड फीड्स ऑन फियर। जब इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही होती है तो लोग ये नहीं बोलते कि मुझे पैसा बढ़ाना है, लोग बोलते हैं मुझे पैसा क्या करना है? पार्क करना है। और पार्क करने के लिए वो पैसा गोल्ड में डालना स्टार्ट करते हैं। तो कई बार गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। आईटी इंडेक्स, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि अधिकतर काम जो है हमारा बाहर से आ रहा होता है, और अगर इंडिया स्पेसिफिक क्राइसिस चल रहा है तो रुपी क्या करना स्टार्ट करता है? डिप्रिशिएट करना स्टार्ट करता है। तो उनको जो डॉलर में पेमेंट आ रही है, यूरो में पेमेंट आ रही है, उसका थोड़ा बहुत उनकी इनकम बढ़ जाती है। और जब इकोनॉमी में कोलैप्स होता है तो क्या होता है? लोग कॉस्ट कटिंग के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। इसलिए आईटी को भी कई लोग क्या मान लेते हैं? डिफेंसिव मान लेते हैं। तो आईटी, गोल्ड, फार्मा, एफएमसीजी, ये क्या आ गए? आपके डिफेंसिव। अब मेरे हिसाब से इंडिया में हम कहां पर हैं? हम फेज 2 की शुरुआत में हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं अच्छा करे, लेकिन इंफ्रा अच्छा करे उससे पहले एक प्रॉब्लम आ गया है इन्फ्लेशन का। और अगर ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इंटरेस्ट रेट ऊपर होंगे, कभी एक जो बीच का फेज है वो आएगा ही नहीं, इकोनॉमी वापस नीचे, और फिर वापस इंटरेस्ट रेट जब नीचे होंगे तो जब फिर से इकोनॉमी नीचे जाएगी तो सरकारें इंटरेस्ट रेट क्या करेंगी? नीचे, और एक नई इकोनॉमिक साइकिल फिर से बैंक, ऑटो, रियल्टी से स्टार्ट होगी। अभी हमको ये नहीं पता कि क्या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, ये काम सेंट्रल बैंक का है। आपका फोकस इस टाइम पे कहां जाना चाहिए? थोड़ा बहुत इंफ्रा पे आ जाना चाहिए। अभी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमेशा याद रखना चाहिए, अगर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो इसका मतलब हम लास्ट फेज पर हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब फेज 1 आने वाला है। अगर इंटरेस्ट रेट जस्ट बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, मतलब शायद हम फेज 2 में कहीं बीच में। तो इस बार फेज 2 और फेज 3 में ज्यादा गैप नहीं आया। आपने नोटिस किया अचानक से बड़े आईपीओ भी आ गए, जो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी वो हुई नहीं। अब सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके वापस फेज 2 में आ जाए, और फेज 2 मतलब इंफ्रा के ऊपर फोकस करे। और इंडियन गवर्नमेंट का भी आप देख सकते हैं इंफ्रा पे फोकस क्या हो गया होगा? बहुत तेजी से बढ़ गया होगा, क्योंकि अब वो लोअर इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी को नहीं बढ़ा सकते, अब उनको जीडीपी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे चलो हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, कभी अच्छा करता है, कभी अच्छा करता है, कभी अच्छा करता है, लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे पता कर सकते हैं? हम मैथमेटिकली कैसे पता कर सकते हैं कि चलो मेरे को ये पता है कि ये टाइम जो है वो बैंक इंडेक्स का है, लेकिन आज क्या बैंक इंडेक्स चीप चल रहा है? ये हमको पता करना है। अगर मेरे को पता है ये टाइम इंफ्रा का है, तो क्या आज इंफ्रा इंडेक्स चीप चल रहा है? तो क्या क्या करना है? पहले मैथमेटिकली समझेंगे कौन सा सेक्टर कैसे पता लगाएं कि आज चीप चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले ये समझेंगे। फिर अगर पता चल जाए कि ये सेक्टर चीप चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, फिर सेक्टर खरीदे कैसे? क्योंकि समझिए अगर मैंने आपको बोला इंफ्रा सस्ता चल रहा है, तो लेकिन इंफ्रा में मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? जैसे निफ्टी खरीदने के लिए तो निफ्टी इंडेक्स बनाता है, इंफ्रा में कैसे इन्वेस्ट करूं, उसके क्या तरीके हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले मैथमेटिकली कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर निफ्टी से भी रिलेटिवली क्या हो गया है? सस्ता। और उस टाइम पे थोड़ा फोकस उस सेक्टर पे भी कर लें। लेकिन जब हम ये करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा पैसा हमने सेक्टर में डाल दिया, या बाद में सीखेंगे क्या फ्रेमवर्क। पहले कुछ आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स, उसको हमने कैसे किया? एसआईपी से किया। फिर वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया हमने? कुछ निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, कभी निफ्टी सस्ता खरीदा, कभी निफ्टी ऊपर बेचा। फिर कभी कभी हम बोलेंगे ऐसा करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल देते हैं क्योंकि ये सस्ता लग रहा है। फिर कभी कभी हम बोलेंगे इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा डाल देते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए भी, एसआईपी तो निफ्टी की चली रही है, वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए भी अपना जो कोर है उसको क्या बना के रखिए? निफ्टी, जो मैं डिसीजन फ्रेमवर्क में, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में डिटेल में समझाऊंगा। और बीच बीच में सैटेलाइट्स ऐड कर लीजिए। जैसे आपको लगे अच्छा इस टाइम मेरे को इंफ्रा सस्ता लग रहा है तो थोड़ा इंफ्रा ऐड कर लिया। तो मैं अभी ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, से 70-80% निफ्टी ले लिया, कभी मुझे लगा ये सेक्टर सस्ता है तो ये ले लिया, कभी लगा इंडिविजुअल स्टॉक सस्ता है तो ये ले लिया। स्टार्टिंग में ये जो निफ्टी से दूर जाने वाली चीजें हैं उनमें पैसा कम लगाइए, ताकि अगर रॉन्ग भी हो तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप इकोनॉमी में तो इन्वेस्टेड ही है, लेकिन धीरे धीरे ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता करें कि आप निफ्टी से बेटर कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हो सकता है इन सैटेलाइट्स में आप एक्सपोजर रिलेटिवली क्या लेना स्टार्ट करें, ज्यादा लेना स्टार्ट करें। बट उसके लिए हमको शायद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा सेक्टर मैथमेटिकली कैसे पता करें कि कौन सा आज चीप है।
में हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे पता लगता है कि क्या कोई पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा सस्ता चल रहा है आज ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, कोई सेक्टर को कैसे इवैल्यूएट करें या सेक्टर की आज फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और ये सब देखने से पहले हम निफ्टी को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक्सप्लेन करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ डू वी कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स, फिर हम सेक्टर्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मुझे आपको बताना है कि मैं कैसे पता करता हूं कि आज जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है 15,000 समथिंग 16,000, जो आज वैल्यू चल रही है 16,000 की या 15,500 की, उसकी आज मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू, हम अपना वही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता करें कि आज की फेयर अर्निंग्स कितनी होंगी और फेयर पी रेशियो कितना होगा। तो जैसे आज मुझे पता करना है निफ्टी की फेयर वैल्यू, तो लिख लेते हैं निफ्टी की फेयर वैल्यू। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होना चाहिए। आज निफ्टी की फेयर वैल्यू है, अगर आज अर्निंग्स फेयर चल रही होती, अगर आज अर्निंग जो मार्केट में चल रही है वो फेयर है, मतलब जो होना चाहिए, वो कैसे पता लगता है फेयर क्या है वो बात करेंगे, और आज जो मार्केट में पी रेशियो चल रही है वो भी अगर फेयर है, तो फेयर अर्निंग अगर चल रही होती उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फेयर पी से, तो आज का फेयर हमें निफ्टी की वैल्यू मिल जाती। अब ये कैसे पता करें कि पी फेयर चल रही है कि नहीं, पी फेयर करना पता करना रिलेटिवली इजी है। जैसे आज मैंने पता किया कि बैंक में अगर मैं पैसा रखूं तो कितने मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या पता किया हमने आज, अगर मैं 100 रुपीज रखता हूं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में, तो मान लेते हैं ये 7.2% है, तो इसका मतलब ये नंबर कितना आ गया 14। और अभी तक हमने कोर्स में, आगे ये रिफाइन होगा, बट अभी तक हमने कोर्स में क्या सीखा है, अगर ये लोएस्ट 14 है तो 14 प्लस 5 कर दो तो ये कौन सी हो गई, ये लो रेंज हो गई। फिर जो 19 है, 19 प्लस 5 मतलब 24 तक कर दो तो क्या हो गया, ये मिड रेंज हो गया। और 24 प्लस 5 29 तक तो कर दो तो क्या हो गया, ये हाई रेंज हो गया। तो मान लेते हैं आज हम मान रहे हैं 14 लो है और 29 हाई है। तो आज मैं एक तरीका है फेयर पता करने का, ये कर सकता हूं कि मैं ये बोलूं कि आज लोएस्ट होती तो 14 होती, हाईएस्ट होती तो 29, दोनों को ऐड कर दिया तो 43, इसको 2 से डिवाइड कर दिया मतलब एवरेज निकाल लिया, तो उसको हम फेयर बोल रहे हैं, तो 21.5 होती। एक और तरीका था जिससे आप पता कर सकते हैं कि आज की फेयर पी रेशियो कितनी होती। उसके लिए क्या करिए, उसके लिए आप डेटा देख सकते हैं, हमारी कोर्स फाइल्स का आपको एक ईमेल आया होगा, पहला ईमेल, वेलकम टू फ्लिप नाम का एक पहला ईमेल, उस पहले ईमेल में कोर्स फाइल्स करके एक एक्सेल शीट है, उसको ओपन करेंगे तो हमने आपको हर इंडेक्स की पी रेशियो का डेटा दिया हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा। तो जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, तो इसको स्क्रीन छोटा कर लेता हूं मैं, या तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये फरवरी तक का डेटा है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं। फरवरी 2000 में पी रेशियो कितनी चल रही थी, 22। फरवरी 2022 में 20 चल रही थी। अब आप क्या करिए, लास्ट 15 साल की एवरेज निकाल लीजिए। कई लोग 10 साल की भी करते हैं, मैं 10 साल इसलिए नहीं देता क्योंकि कई बार आजकल देखा गया है कि 10 साल तक मार्केट अच्छे मूड में होती है लंबे समय तक, और कई बार ऐसा भी होता है 10 साल में से 5-6 साल खराब चल रही होती है, तो आपकी एवरेज गलत आ जाएगी। इसलिए मैं 15 ईयर्स का एवरेज ले लेता हूं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कौन सा, फरवरी 2022 से मैं 2007 के फरवरी तक चले जाता हूं, तो मेरे को 15 ईयर्स हो जाएंगे। तो 15 ईयर्स तक का डेटा देख लेते हैं। ये हर दिन की पी रेशियो है, ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये निफ्टी की हर दिन की हर सिंगल डे की पी रेशियो है, और उसके मैंने क्या निकाल लिया है, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो फरवरी 2007 तक ही जाते हैं। तो फरवरी 2007 तक अगर हम गए तो हियर इट इज, कोई भी फरवरी ले लेते हैं, और ये किया तो ये एवरेज आ गया 22। आप इस ढंग से भी बोल सकते थे, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं अलग अलग तरीके हैं, और इन अलग अलग तरीकों से क्या पता लगता है कि आप जो भी वैल्यू पे अराइव करेंगे वो कोई भी वैल्यू राइट नहीं होगी, मतलब वो एक फेयर एस्टिमेट होगा। और जब हम कुछ एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर मैं आज निफ्टी की ये वैल्यू निकालना चाहूं फेयर कितनी है, तो मैं दो तरीके से निकाल सकता था। या तो मैं बोल सकता आज लो कितनी है 14 और हाई कितना है 29, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लिया 21.5, या मैंने लास्ट 15 ईयर्स की पी रेशियो का क्या निकाल लिया निफ्टी में, एवरेज निकाल लिया, तो वो भी 22 है। तो मैं अभी इधर लिख लेता हूं टू मेक थिंग्स इजी 21.5। अब आपको पता करना है जो आज अर्निंग चल रही है वो फेयर कब होती, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अर्निंग एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। यहां पर मैंने हर सिंगल डेट का, सिंगल डेट नहीं, हर ईयर का एक तरीके से जो मैंने डेट्स लिखी है उस डेट का निफ्टी का प्राइस लिखा है और निफ्टी की पी रेशियो। तो 12th में जो एक रीसेंट डेट है, 12th में का मैंने क्या लिख लिया, निफ्टी का प्राइस और उस दिन की निफ्टी की पी रेशियो, और इन दोनों को डिवाइड करके अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। यह तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये आपको अभी तक समझ नहीं पड़ा जो मैंने अभी बोला, अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो आपका थर्ड मॉड्यूल फिर से करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। लेकिन आज पता किया कि मेरे अर्निंग जो चल रही है वो कितनी चल रही है निफ्टी की 795, लेकिन ये जो अर्निंग चल रही है वो फेयर है कि नहीं, तो मैं कैसे बोलता हूं, तो बहुत अलग अलग तरीके। और मैंने बोला कोई भी हम जो नंबर अराइव करेंगे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ये एस्टिमेट होगा, और क्योंकि एस्टिमेट होगा तो खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो फेयर मैंने कैसे निकाला, मैंने बोला मई 2022 में अर्निंग 795 चल रही है, तो अगर मैं 5 साल पहले जाऊं यानी मई 2027, सॉरी, अगर मैं जाऊं मई 2017,
तो मई 2017 से मई 2022 ऑन एन एवरेज अर्निंग हर साल कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए थी? 15% से। ऐसा नहीं होता कि हर साल बढ़ती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं बढ़ती। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 390 थी 2017 में, 18 में भी नियरली उतनी, और 2020 कोविड में वापस 363 पे आ गई। इसका मतलब अर्निंग तो इंक्रीज ही नहीं करी, 4 साल अर्निंग वहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब मुझे समझ पड़ जाना चाहिए था कि अर्निंग लो चल रही है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि अर्निंग लो चल रही है या हाई, मैं ये जानना चाहता हूं अगर दिसंबर 2017 में, या और पहले चले जाते हैं, दिसंबर 2016 में अर्निंग चल रही थी अगर 380, तो इधर लिख लेते हैं, दिसंबर 2016 में अगर अर्निंग चल रही थी 380, तो 17 में कितनी चलनी चाहिए? तो एक एक साल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एंड का ही करेंगे। 18 में कितनी होगी, 19 में कितनी होगी, 20 में कितनी होगी, 21 में कितनी होगी, और 22 में कितनी होगी। अब याद रखिए, दिसंबर 16 से स्टार्ट किया है और 2022 में हम किस पे हैं? मई पे हैं। तो कितने साल हो गए एक बार बता सकते हैं मेरे को? तो दिसंबर 2016 को अगर मैं बेस मानता हूं तो 17 तक 1 साल, 18 तक 2 साल, 19 तक 3 साल, 20 तक 4 साल, 21 तक 5 इयर्स हो गए। लेकिन दिसंबर 2021 से मई 2020 और है, इसको लिख लेते हैं मई 2022। तो मई 2022 दिसंबर से मई 6 मंथ्स और हो गए। तो क्या आपको यह क्लियर है कि अगर मैं दिसंबर 16 को बेस लेता हूं तो वहां से आज तक 5.5 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दिसंबर में अर्निंग इतनी चल रही थी और हर साल अगर वो 15% से बढ़ रही होती तो आज की अर्निंग कितनी होती? तो वो हमको कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है? मैं जो बेस मान रहा हूं वो 380 को दिसंबर 2016 मान रहा हूं। अब हो सकता है वो पर्टिकुलर ईयर अर्निंग्स के लिए बहुत खराब था या बहुत अच्छा था। तो अगर वो बहुत ज्यादा नंबर दिख रहा होगा तो मेरा फ्यूचर की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, अगर वो बहुत कम नंबर दिख रहा होगा तो भी फ्यूचर की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब मैं दिसंबर 2016 को बेस मानता हूं तो मैं उससे पहले वाला 1 साल, उसके आगे वाला 1 साल, दोनों को देख लेता हूं। और अगर नंबर्स में उससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे कुछ होता है तो मैं 3 साल का क्या ले लेता हूं? एवरेज। जैसे मैं यहां पर एवरेज ले लेता हूं, तो एवरेज ले रहा हूं और मैं ये बोल रहा हूं कि मैं दिसंबर 2016 पे जो अर्निंग्स मानूंगा वो दिसंबर 2016 नहीं, 15, 16 और 17 तीनों का क्या ले लूंगा? एवरेज। तो मैंने इन तीनों का एवरेज ले लिया। इस केस में एवरेज ले या सेम नंबर 3 दिसंबर 2016 का नंबर ले, सेम ही है। तो ये कितना आ गया? 380। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मैंने अज्यूम किया है कि अज्यूम नहीं, ये तो डेटा तो है ही, दिसंबर 2016 में निफ्टी की अर्निंग्स जो है वो 380 चल रही थी और 5.5 साल बाद आज 2022 में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको कितना होना चाहिए था? तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू रेट। अगर ये हर साल 15% से बढ़ रही होती, हो सकता है कभी बढ़े, हो सकता है कभी ना बढ़े। अगर बहुत टाइम तक ना बढ़े तो मेरे लिए अच्छा है, इसका मतलब अर्निंग होनी तो ज्यादा चाहिए, बट आज लो चल रही है तो कभी ना कभी तो बढ़ जाएगी। जैसे यहां देख लीजिए, 16 से लेकर 2020 तक अर्निंग वहीं घूमते रही। तो आप में से कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं अरे अर्निंग तो बढ़ी नहीं रही, इकोनॉमिक हालत खराब है। और हम बोलते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि कभी ना कभी तो बढ़ी जाएगी। और 1 साल में ही उसने अपना हिसाब बराबर कर दिया। इसीलिए जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या सोच के आना चाहिए? 5 इयर्स। क्योंकि आपने जो सोचा है कि पी आज कम है या अर्निंग कम है, वो ठीक वापस कब होगी ये हमको पता नहीं होता। इसीलिए हमेशा अज्यूम करिए, व्हेन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक, जो वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं, वी बिलीव द मार्केट्स विल बी क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। 5.5 साल बाद नंबर ऑफ पीरियड्स 5.5 इयर्स, टीएमटी 0, कोई रिकरिंग नहीं है, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 380। अगर अर्निंग 380 थी तो 5.5 साल बाद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था? 819। आज अर्निंग कितनी चल रही है? 795। अगर ये अर्निंग 400 चल रही होती तो भी मैं बोलता नहीं, कभी ना कभी अर्निंग कैचअप हो जाएगी और 819 हो जाएगा। तो आज अर्निंग को 819 होना चाहिए था। तो मैं ऐसा मान रहा हूं, आज अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो नॉर्मल अर्निंग हमारी कितनी चल रही होती? 819। और नॉर्मल पी रेशो कितनी चल रही होती? 21.5। तो फेयर वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? फेयर वैल्यू का मतलब नॉर्मल अर्निंग मतलब फेयर अर्निंग इंटू फेयर पी। इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 17,608। तो मैं इस ढंग से ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से निफ्टी की आज फेयर वैल्यू 17,608 होनी चाहिए थी। अब आप बोलेंगे 15,808 चल रही है तो क्या सस्ती चल रही है? इसको हम सस्ता नहीं बोलते, ये तो बहुत छोटा मोटा डिफरेंस है। हम डिफरेंस सस्ता तब बोलते हैं, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो हम बोलते हैं जो भी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली, क्योंकि उसमें हमारे एस्टिमेट्स में गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गेस करना बहुत मुश्किल होता है अर्निंग कितनी फास्ट बढ़ेगी कितनी कम। तो वहां पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% लेते हैं। मतलब अगर मैंने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली 17,608, तो मैं ये बोलता हूं अगर वैल्यू निकाली 17,608 तो मैं तभी खरीदूंगा जब मेरे को ये 50% डिस्काउंट पे मिल रही होगी, डिवाइडेड बाय 2। तो वॉरेन बफेट सर का एक फेमस कोट है, वी बाय $1 फॉर 50 सेंट्स। मतलब जिस चीज की फेयर वैल्यू हमको 100 लगती है हम तभी खरीदते हैं जब ये 15 पे मिलती है। मतलब अगर ये 8,000 पे चल रही होती तो मैं बोलता ये जान लगाने का टाइम आ गया। अब याद रखिए, स्टॉक्स में इतना डिस्काउंट मिलना कई बार बहुत आसान होता है, क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। इंडेक्स में अचानक से इतना सस्ता हो जाए, बिकॉज मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए, इसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा डिस्काउंट कभी मिला नहीं है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मार्च 2020, नोट कर लीजिए, मैंने रेड में लिखा हुआ है मार्च 2020, 23 मार्च। आप सबको अब तक याद हो जाना चाहिए कि यहां पर हमने बोला था कि जान लगाने का टाइम आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीन को अपने सामने रखिए, पॉज करिए और मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि मार्च 2020, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे आप गलत करें लेकिन करिएगा जरूर, क्योंकि वो करने के बाद जब आप मेरी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या करिए, मार्च 2020 में मेरे को यह बताइए कि आपने उस दिन एस्टिमेट किया होता कि निफ्टी की फेयर वैल्यू उस दिन कितनी होनी चाहिए थी। तो कैसे करते, कितनी वैल्यू आती? मैं अभी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, अर्निंग्स का डेटा आपके सामने है। मुझे एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि मार्च 2020 में निफ्टी की फेयर वैल्यू कितनी होती।
तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने वो कैलकुलेशन कर ली है स्टॉप करके, और अब मैं वो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अर्निंग चल रही है 443, तो मैं क्या करता, पहले तो 5 साल 5.5 साल पीछे जाता। जैसे ये मार्च से दिसंबर तो कितना हो गया 0.25 ईयर्स, दिसंबर से मार्च कितने महीने हैं, 3 महीने ही है, मतलब 3 महीने 4 महीने, तो मतलब 0.25 ऑफ ईयर कर लीजिए, कैसा लिख लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मार्च से या तो मैं मार्च को कंपेयर करता, लेकिन मैंने यहाँ पे डेटा क्या किया हुआ है मार्च से दिसंबर, तो ये 4 महीने का डेटा है, तो आप बोल सकते हैं 4 महीने पूरे साल में से डिवाइडेड बाय 12, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 अगर करें तो 0.33 ईयर्स। तो ऐसा बोल सकते हैं अगर आप दिसंबर 19 में आते हैं तो 0.33 ईयर्स पहले, उससे पहले जाते हैं तो 1.33 ईयर्स पहले, उससे पहले जाते हैं तो 2.33 ईयर्स पहले, उससे पहले 3.33, उससे पहले 4.33 और उससे पहले 5.33। मतलब ये जो 3.91 का डेटा है ये आपका 5.33 ईयर्स का पहले का डेटा है। तो ऐसा मानते हैं दिसंबर 2014 में अर्निंग चल रही थी 391, ये 5.33 ईयर्स पहले की बात है। तो आज की अर्निंग कितनी चलनी चाहिए थी, तो इधर लिख लेते हैं, ऐसे लिखिए कि 2014 दिसंबर में अर्निंग कितनी चल रही थी आपकी 391। अच्छा अब पहले तो मुझे बता दीजिए क्या इसको 391 मानना चाहिए, क्या अगर आप एक ही ईयर का देख रहे हैं तो क्या गड़बड़ हो सकती है, वो अर्निंग बहुत नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है, उससे सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो एक साल आगे का देख लीजिए 369, एक साल पीछे का देख लीजिए 335, तो मैं क्या करूंगा इन तीनों साल का क्या ले लूंगा एवरेज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं 369 को लूं 335 को लूं किसको लूं, तो मैंने इन तीनों साल का क्या ले लिया एवरेज, एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, और ये मान लिया कि अर्निंग दिसंबर 2014 में होनी चाहिए थी 365 या थी 365। अब ये इतनी थी तो 2015 हो गया दिसंबर 1 साल, फिर 2016 हो गया दिसंबर 2 साल, 2017 दिसंबर 3 साल, 2018 दिसंबर 4 साल, 2019 दिसंबर 5 साल, मैंने कोई गलती तो नहीं की, कर लेते आगे 2020, हाँ ठीक है 2020 मार्च, 2020 मार्च। तो आप मुझे बताइए कितने साल हुए यहां से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल पूरे हो गए, और दिसंबर से मार्च 4 महीने और, तो बोल सकते हैं 5.33 ईयर्स हो गए। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 2020 मार्च को अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया इक्वल टू एफवी, अगर ये 15% से बढ़ रही होती फॉर 5.33 ईयर्स, फॉर 5.33 ईयर्स पीएमटी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 365, तो मेरे हिसाब से अर्निंग को कितना होना चाहिए था 768। तो इधर लिख लीजिए मार्च 2020 में एस्टिमेट कर रहा था कि नॉर्मल अर्निंग कितनी होगी 768, और नॉर्मल पी कितनी होगी मान लेते हैं वही 21.5 22, तो इधर लिख लेते हैं 21.5, या पहले का एवरेज ले सकते थे 22, या बोल सकते थे उस टाइम इंटरेस्ट रेट नीचे थे तो जो 14 का नंबर था वो 16 था। ये एक बात समझ लीजिए, आज तो मैंने बोला 100 डिवाइडेड बाय 7.2, तो लोएस्ट कितना है 14 और हाईएस्ट कितना है 14 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हमने किया था मिड रेंज लो रेंज और हाई रेंज के लिए, तो 14 आपकी लोअर साइड पे हो गई, 29 आपकी हायर साइड पे हो गई, इन दोनों का क्या ले लिया था एवरेज। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मार्च 2020 में बैंक में 100 रुपए लगा के 6 मिल रहे थे, तो ये जो नंबर था लोअर साइड वाला वो 16 था, तो मैंने बोल दिया 16 लोअर साइड पे था क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गए थे, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 16 से प्लस 5 21 तक, तो 16 से 21 को मैंने क्या मान लिया लो रेंज, 21 से 5 26 तक क्या मान लिया मिड रेंज, 26 से 5 31 तक क्या मान लिया हाई रेंज, तो 16 को मैंने क्या मान लिया अपना लो, 31 को क्या मान लिया हाई, तो 6 प्लस 1 7 47 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 2, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 23.5। तो आप चाहे तो उस दिन का एवरेज 23.5 ले सकते थे, 22 ले सकते थे, ये एरर तो हमारे इसमें रहेगा ही, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको लेनी चाहिए, तो मैंने मान लिया 23.5। तो यहां पर गए और बोला नॉर्मल पी रेशियो को कितना होना चाहिए था इस दिन 23.5, तो मैंने ये पता किया कि अगर आज पी नॉर्मल चल रही होती 23.5, अर्निंग नॉर्मल चल रही होती 768, तो प्राइस होना चाहिए था 18,000 समथिंग, लेकिन प्राइस कितना चल रहा था 7,600। आपने हो सकता है ऐसा कैलकुलेट किया हो कि नहीं 23 नहीं 21.5, क्योंकि ये थोड़ा सा तो डिबेटेबल है ही, तो 21.5 बोल लीजिए आप, तभी भी कैलकुलेट किया होता तो 16,000, और मार्केट कितनी चल रही थी 7,000, तो आपको पता लगता कि मार्केट चल रही है 7,000 और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 16,000, तो मार्केट करीब करीब 46% ऑफ फेयर वैल्यू चल रही है, यानी 54% का क्या मिल रहा है डिस्काउंट, तो ये तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट था, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंट, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें, मैं बस बोल रहा हूं कि 16,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी, चल रहा था 8,000, तो करीब करीब 50% मेरे को क्या मिल रहा था डिस्काउंट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया कोई भी सेक्टर की, अभी सेक्टर नहीं कोई भी इंडेक्स की फेयर वैल्यू पहले पता करिए, फेयर वैल्यू पे क्या लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% लेंगे तो 4-5 साल में एक ही बार आएगा, और वो जिस दिन आएगा उस दिन सब कुछ ही चीप होगा, निफ्टी भी चीप होगा, सब कुछ। सेक्टर्स के लिए आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% की भी ले सकते हैं, मतलब अगर कोई सेक्टर हमको फेयर वैल्यू से 30% में मिलता है तो हम लेंगे, और अगर उस दिन उस सेक्टर की फेयर वैल्यू निफ्टी की फेयर वैल्यू से भी क्या चल रही है कम, तो हम ले लेंगे। लेकिन ये सेक्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने कैसे पता किया कि 23 मार्च 2020 को जो निफ्टी का प्राइस चल रहा था 7610, ये बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू से नीचे चल रहा था। उसी तरीके से 2012 में भी हमने बताया था, तो मैंने आपको बताया था 2008 में डाउ के टाइम पर भी हमने बोला था हम बाय करेंगे, ये मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया था, मैंने एक ईमेल लिखा था अपने भाई को, सेंसेक्स एट 8,000 सीम्स आई एम द ओनली वन हु इज बाइंग, तो कैसे पता किया होगा। सिमिलरली
इधर लिख लेते हैं 2008। सिमिलरली 2012 में भी हमने लोगों को मैसेज किया कि हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटी आ गई है, और फिर 2020 में भी किया। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं कि 2020 का कैलकुलेशन कैसे किया, वो तो मैंने आपको बता दिया। ये मुझे कैसे पता लगा कि 2012 में मार्केट का जो लेवल चल रहा है 5278, ये हॉरिबली सस्ता है। तो ये भी स्क्रीन पे सारा डेटा आपके सामने है। ये है प्राइस, ये है पी रेशियो, ये है अर्निंग। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि जून 2012 में आपकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, और उस दिन मार्केट वैल्यू तो चल रही थी 5278, तो क्या मार्केट बहुत सस्ती चल रही थी? तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। वापस मैं चाहता हूं आगे मेरा कैलकुलेशन देखने से पहले इसको स्टॉप करिए, खुद कैलकुलेट करिए, क्योंकि 3-4 बार आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेक्टर्स में भी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कैसे किया होगा। मैंने सोचा अर्निंग चल रही है 288 जून में, तो ये जून का डेटा है। उससे पहले 2011 दिसंबर का डेटा है, तो जून से दिसंबर कितने महीने हो गए? 6 महीने, तो इसको 0.5 ईयर्स मान ले। फिर एक साल मतलब 1.5 ईयर्स पहले, फिर 2.5 ईयर्स पहले, फिर 3.5 ईयर्स पहले, फिर 4.5 ईयर्स पहले। 4.5 ईयर्स पहले अर्निंग चल रही थी 228। आप चाहते थे तो 2006 का डेटा भी ले सकते थे, 2005 का डेटा भी ले सकते थे, और तीनों साल का क्या कर सकते थे? एवरेज कर सकते थे। यहाँ पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 228 ही चल रहा है, 224 तो कैसा ही चल रहा होगा। आपको करने को शायद 5.5 साल लेना चाहिए था, मैं इजी करने के लिए 4.5 साल ले रहा हूं। अभी 4 दिसंबर 2007 को मेरे को यह पता लग गया, इधर लिख लेते हैं दिसंबर 2007, अर्निंग चल रही थी कितनी हमारी? 228। फिर मैंने लिखा दिसंबर 2008 में कितनी होनी चाहिए थी? एक एक साल का तो करेंगे नहीं। फिर दिसंबर 2009, फिर दिसंबर 2010 ऐसा कभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए लास्ट ईयर की अर्निंग देख के अगले साल की कितनी होगी, 5 साल पहले की जानी चाहिए। फिर दिसंबर 2011 और फिर जून 2012। तो कितने साल हो गए एक बार मेरे को बता दीजिए। यहां से यहां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर यहां पे डेटा लिख लेते हैं। मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं। जून 2012, तो कितने हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल। 4.5 साल बाद अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, इक्वल टू एफवी। रेट अगर 15% से बढ़ रही होती, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होने चाहिए थे? 4.5। अच्छा, मैंने जैसे 12 बोल रहा हूं, मैंने बेस किसका लिया? 2007 का। आप चाहते तो 2006 का ले सकते थे, 2005 का डेटा भी निकाल सकते थे, 2005, 2006, 2007 का क्या निकाल सकते थे? एवरेज, और उसको दिसंबर 2006 का क्या मान सकते थे? बेस। अभी मैंने इजी करने के लिए एक ही ले लिया है, 4.5 ईयर्स, पीएमटी 0, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 228। तो 228 की अर्निंग्स को 15% से बढ़ के 4.5 साल बाद कितना होना चाहिए था? 427। तो यहां पर मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी अर्निंग को कितना होना चाहिए था? 427, और पी मान लेते हैं 21, 22 में मान रहा था। तो इधर चले जाइए और यहां लिखिए नॉर्मल अर्निंग होनी चाहिए थी 427, और नॉर्मल पी होनी चाहिए थी से 22, या जो भी लिखना चाहे आप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9394। तो मैं ये मान रहा था ये उसकी फेयर वैल्यू है, और मार्केट कितने में चल रही थी? 5278। तो कितने पॉइंट कम चल रही थी? फेयर वैल्यू 9394 माइनस 5278, तो मेरे को मिल रहा था 4000 पॉइंट सस्ता। लेकिन 4000 किस पे? 4000 मिल रहा था मेरे को 9394 पे। 4000 सस्ता मतलब कितना परसेंट सस्ता मिल रहा था? 44% चीपर। मुझे 44%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 44% आ जाता, मतलब 44% मेरे को क्या मिल रहा था? चीपर। ये भी जान लगाने का टाइम था। उसी तरीके से 2008 में भी हमें कैसे पता किया था दिसंबर में? वही तरीका होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको यह बताया है कि कोई भी सेक्टर की हमको पहले क्या निकालनी चाहिए? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आज की अर्निंग कितनी चल रही है, बट लास्ट 5 साल में अगर नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती तो आज की अर्निंग कितनी होती? और पी रेशियो लास्ट 15 साल का जो पी का डेटा है उसका आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज। और बोल लीजिए ये एवरेज पी है, और कभी ना कभी पी रेशियो, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्जन टू मीन। मतलब अगर पी ज्यादा हो गई है या पी कम हो गई है, वो मीन पे रिवर्स करके वापस आई जाएगी। और मीन क्या है? लास्ट 15 साल का एवरेज ले सकते हैं आप। तो लास्ट 15 साल का एवरेज पी हो गया, वो आपने बोला आज इतना होता तो ये फेयर होता। और आज की अर्निंग कितनी होती लास्ट 5 साल से अगर ग्रोथ हो रही होती तो? दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालते हैं? फेयर वैल्यू। उसको करंट मार्केट से आप क्या करते हैं? कंपेयर। अगर किसी सेक्टर में 30% उससे चीपर है तो हम ले लेंगे। अच्छा, अगर आप फेयर वैल्यू पे भी खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। निफ्टी अगर आप फेयर पे खरीदते हैं तो आपको आपका फेयर रिटर्न तो मिल ही जाएगा। फेयर रिटर्न कितना होना चाहिए? से 13, 14, 15% जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है। तो फेयर पे खरीदना भी आपको फेयर रिटर्न तो दे देगा, लेकिन हम कई बार इसलिए 30% चीपर खरीदते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी एक्जैक्ट है। तो हमारी कैलकुलेशंस में जो मिस्टेक हो सकती है उसके लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा डिस्काउंट ले लेते हैं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं। और इसलिए भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि अगर फेयर ही कमाना है तो निफ्टी खरीद लो, फिर सेक्टर वेक्टर ढूंढने की क्या जरूरत है? हम सेक्टर तभी खरीदते हैं जब हमको लगता है कि इसमें हमारा रिटर्न जो है वो क्या हो सकता है? वो रिटर्न निफ्टी के रिटर्न से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी आप जो ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जाके आपने सीधा सेक्टर खरीदना स्टार्ट कर दिया। पहले आप अपने पोर्टफोलियो का कोर क्या बनाएंगे, जो पहले रिपीट कर चुका हूं, निफ्टी, और उसके साथ छोटे छोटे सैटेलाइट डालेंगे। वो भी तब जब आपको लगे कि कोई सेक्टर नो ब्रेनर हो गया है, कि बहुत सस्ता हो गया है, यहाँ पे चांस लेना चाहिए, और उसमें छोटा सा अमाउंट डालेंगे। और फिर कुछ ईयर्स में देखेंगे कि हम सेक्टर को, हम इंडेक्स को बीट कर सकते हैं कि नहीं। धीरे धीरे जब हमको लगे कि हम बीट कर पा रहे हैं लंबे पीरियड में, तो हम धीरे धीरे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, सेक्टर्स में हल्का हल्का फोकस बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं। तो याद रखिए, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो कभी नहीं पूछते कि भाई 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। एमबीबीएस करते हैं
नहीं पूछते कि 5 साल करना पड़ेगा, स्कूल करते हैं तो कभी नहीं पूछते 18 साल पढ़ना पड़ेगा, 15 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर मैं आपको बोल दूं कि थोड़े साल लेके टेस्ट करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, तो लोग बोलते हैं इतना वेट करना पड़ेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, और जब तक सीख रहे हैं तो कोर क्या रखिए, निफ्टी। लेकिन अब आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने कैसे पता करते हैं कि कोई सेक्टर सस्ता है। जैसे दिसंबर 2020 की अगर आप वीडियो देखें, उसमें हमने एक सेक्टर रोटेशन वीडियो के ऊपर अपडेट डाला हुआ था, सेक्टर रोटेशन अपडेट, और वो वीडियो अभी भी हमने आपके ऐप में रखी हुई है, वो आपको देखनी चाहिए। और दिसंबर 2020 में हमने ये बोला था कि हम इंफ्रा खरीदेंगे और मेटल खरीदेंगे। तो ये कैसे पता कर लिया था हमने कि इंफ्रा और मेटल सस्ता है, तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। उससे पहले हमने 2017 में बोला था कि हम आईटी ले लेंगे, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 2017-18 में भी रिकॉर्डेड, मतलब पहले की जो रिकॉर्डेड थी 17-18 की, उसमें हमने आईटी सेक्टर की बहुत बात करी थी। तो मैं ये भी बताऊंगा हमने कैसे पता किया कि आईटी सस्ता है। 2015 में ये कैसे पता किया एनर्जी सस्ता है। ये मैं इतने सारे पीछे जाके क्यों बता रहा हूं कि मैंने जो बोला और हमने कैसे बोला, ताकि आपको ये पता लगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सेक्टर सस्ता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, आज मुझे अगर गेस करना होता तो मैं कौन सा सेक्टर को सस्ता मानता। अच्छा, एक और गलती, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई सेक्टर नहीं मिला आज सस्ता, तो बोलते हैं अरे फिर फायदा ही क्या हुआ। ऐसा नहीं होता, याद रखिए, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। इतना आसान नहीं होगा कि हर टाइम आपके लिए मार्केट ने कुछ सस्ता छोड़ के रखा होगा, आप आएंगे और फ्री का पैसा कमा लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन लगातार आपको सेक्टर्स को स्टडी करते रहना चाहिए, हर 3 महीने में, 6 महीने में। और अगर कोई सेक्टर मिलता है जो आपको चीप लगता है, उसमें हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पर्पस। डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, ये तो मैं बता चुका हूं, 4th मॉड्यूल के एंड में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि हमने दिसंबर 2020 में इंफ्रा और मेटल कैसे पता किया था ये सस्ते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि दिसंबर 2020 के जो सेक्टर रोटेशन अपडेट की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कैसे बोला था कि हमको लगता है कि मेटल और इंफ्रा जो इंडेक्स है वो सस्ता है और हमें वहां पैसा डालना चाहिए। तो लॉजिक समझते हैं, सेम तरीके से हमने डिसाइड किया था, और फिर आगे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये स्क्रीन पे जो चार्ट है वो आपके सामने है, या टेबल आपके सामने है। 4 दिसंबर 2020 का हमारा अपडेट था, इसको मैंने रेड में कर दिया है क्योंकि यहां पर हमने बोला था कि हमको लगता है मेटल जो है वो चीप है। तो कैसे पता किया था, बहुत सिंपल तरीके से। हम पहले तो ये देख रहे थे कि 4 दिसंबर 2020 को हमको ये डेटा मिल गया था कि मेटल इंडेक्स 3161 पे चल रहा है। ये तो हमने कहां से देख लिया होगा, एनएससी की साइट पे जाके हमने ये चेक कर लिया होगा कि ये कितना चल रहा है। एक बार देखना चाहते हैं तो वहां पर भी चले जाते हैं। एनएससी की साइट पे जा रहा हूं, NSEindia.com, पुरानी वेबसाइट पे जा रहा हूं। यहाँ पे गए प्रोडक्ट्स से चले गए इंडिसेस में, और हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे P/E रेशियो डेटा है। तो आप यहाँ पर मेटल इंडेक्स का P रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं मिल जाना चाहिए मेटल इंडेक्स, ये रहा। आप इसका P रेशियो भी निकाल सकते हैं, और हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा में जाके निफ्टी मेटल चूज करके आप उस दिन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे आज मेरे को देखना है कि आज निफ्टी मेटल का प्राइस कितना चल रहा है, तो यहाँ पे हमने गेट डेटा किया, तो हमको यहाँ पर निफ्टी मेटल का प्राइस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 23 मई को चल रहा है 5241, तो ये आज का क्या है, प्राइस है। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं इसकी P रेशियो से, आज की मेटल इंडेक्स की P रेशियो से, तो मुझे अर्निंग मिल जाएगी। तो वापस जाते हैं अपने टेबल पे। तो हमने यहाँ पर ये पता किया था 4 दिसंबर पे कि प्राइस चल रहा है 3161, P रेशियो चल रही है 17.24, तो अर्निंग हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट कर ली, प्राइस डिवाइडेड बाय P रेशियो करके। तो मुझे पता लगा अर्निंग 183 चल रही है। तो मैंने ये सोचा होगा कि 4 दिसंबर 2020 को फेयर अर्निंग यानी नॉर्मल अर्निंग्स कितनी होनी चाहिए और नॉर्मल P रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि आज अर्निंग 183 चल रही है, उससे एक साल पहले जाए तो 281, फिर 250, 223, गिर के 67 भी आ गई, 123, 236। अगर आप मोर और लेस देख रहे थे तो अर्निंग ग्रोथ मेटल इंडेक्स में ज्यादा नहीं हुई है। तो मैंने क्या किया, 5 साल पहले का डेटा दिखा कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जब मैं डेटा देख रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये 123 है, उससे पहले 236 है, फिर 67 है। या तो मैं 3 साल का एवरेज लूं, लेकिन मुझे लगता है 3 साल का एवरेज लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इन सारे सालों में 281, 250, 223, 236, 154, 234, उसमें ये 2 साल सबसे लोएस्ट थे। तो मैंने क्या किया, मैं एक पीछे चले गया और मैंने इन 3 सालों का एवरेज निकाल लिया। तो ये कहां पर आ जाएगा, इन तीनों साल का एवरेज दिसंबर 2014 में। तो यहां पे कर लेते हैं एवरेज ऑफ अर्निंग्स 2014 में कितनी होनी चाहिए, 15, 14 और 13 का, तीनों का एवरेज ले लिया। तो मुझे पता लगा कि ये 171 की अर्निंग चल रही थी 2014 में इस जगह पे। अब 14 से कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और ये 6 साल। क्योंकि 6 साल हो गए तो मैंने कैलकुलेट किया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर अर्निंग हर बार 15% से बढ़ रही होती तो आज नॉर्मल अर्निंग मेटल इंडेक्स की कितनी होनी चाहिए थी। तो इक्वल टू FV 15% से बढ़ते रहा अगर ये कितने साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। PMT 0 और 1 टाइम कितना है, 171। तो इस 171 की अर्निंग्स को अगर ये 15% पर एनम से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल ग्रोथ चल रही होती तो शायद उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए थी, 395 होनी चाहिए थी।
कई लोग और भी ज्यादा बोल सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं नहीं ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखें दिसंबर 2012 में ही 234 चल रही थी, तो कई लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं 234 को इंक्रीज करेंगे कहां से, जैसे ये देखिए 234 2012 में चल रही थी, तो कितने साल हो गए, अगर मैं इसको बेस मान लूं तो हम एवरेज लेके करते हैं, बट अगर बेस मान लूं तो मैं दिखा रहा हूं कि अर्निंग कितनी चल रही होती, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल बाद, 8 साल बाद अर्निंग अगर 15% से बढ़ रही होती फॉर 8 ईयर्स, पीएमटी 0 और स्टार्टिंग वैल्यू 234 होती, तो ये अर्निंग आज 715 चल रही है, जबकि कितनी चल रही थी 183। तो मैंने उस टाइम पे ये करके भी देखा था कि 715 चल रही है, तो मुझे खुद नहीं लगा कि इतनी तेजी से अर्निंग बढ़ सकती है, बट जब आप आज देखते हैं तो अर्निंग आप देख सकते हैं सडनली 1 साल में क्या हो गई, तो जितने भी सालों का हिसाब गड़बड़ हो गया था एक ही साल में वो एडजस्ट हो गया, कई बार एडजस्ट होने में 5 साल लग सकते हैं, कितने भी साल लग सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिंग बोलते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कई बार पी रेशो को वापस अपने एवरेज पे पहुंचने में या अर्निंग्स को अपने एवरेज पे पहुंचने में। लेकिन ये वाला सिनेरियो को छोड़ देते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने लास्ट 2014 को बेस माना था, उसमें अर्निंग्स हमने ले ली थी 171, क्योंकि हमने इन तीनों साल का एवरेज निकाल लिया था और उसको हमने बोला कि 395 की होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिसंबर 2020 में ये अर्निंग होनी चाहिए थी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 395, जबकि चल कितनी रही थी 183। फिर मैंने बोला पी कितनी चलनी चाहिए नॉर्मल, तो पी नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं रीसेंट ईयर्स में हाईएस्ट पी कितनी गई है मेटल इंडेक्स की, लोएस्ट कितनी गई है, उन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं, बट यहां पर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि किसी एक रीजन की वजह से पी अगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत लो हो जाए तो एवरेज हिल सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा आसान तरीका क्या है, अपना फ्लिप डेटा शीट वाले एक्सेल शीट में जाते हैं, ये आपको कोर्स फाइल्स आपकी पहली ईमेल जो हमारी कंपनी की तरफ से मिली है उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां पे ये कोर्स फाइल्स में ये डेटा दिया हुआ है, वहां पे मैं मेटल इंडेक्स अब ढूंढ रहा हूं, तो मेटल इंडेक्स देखते हैं, लेट मी चेक, तो ये आ गया हमारा फार्मा एफएमसीजी, ये रहा मेटल इंडेक्स। अब मेटल इंडेक्स में मैंने बोला कि पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, तो एवरेज निकाल लेते हैं, 10 साल की निकालने से कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो जनरली मैंने बोला 15 साल की निकाल लेते हैं, तो मैंने कर लिया एवरेज, एवरेज ऑफ पी रेशियो, तो पी मैंने डाल दी, ये डेटा मेरे पास फेब 2022 तक का ही है इसलिए वहीं से ले रहा हूं, और वहां से 15 साल पहले मतलब चले जाएंगे 2000, अगर 22 था तो 2007 पे, 2007 दिसंबर तक चले जाते हैं, तो 22 से हम जा रहे हैं 2012 तक हो गया 10 साल, तो मैं और पीछे जा रहा हूं, तो 2007 दिसंबर से ही ले लेते हैं, हियर इट इज, तो दिसंबर से ले लिया, कोई भी मैंने 11 दिसंबर 2007 ले लिया और इसको एंटर किया तो पता लगा एवरेज कितना आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, तो मैंने बोला 14 का एवरेज होना चाहिए था, तो मैं वहां पे गया अपनी एक्सेल शीट टेबल पे जाते हैं वापस और बोला नॉर्मल पी हो सकता है जो आज 4 दिसंबर 2020 को 17.24 चल रही है वो कभी ना कभी 14 आ जाए, लेकिन अर्निंग जो है वो 395 भी चले जाए, तो मैंने फेयर वैल्यू निकाली कि नॉर्मल पी चल रही हो 14 की और नॉर्मल अर्निंग चल रही हो 395 की, तो प्राइस को कितना होना चाहिए, तो मुझे पता लगा प्राइस होना चाहिए 5530, जबकि इंडेक्स का लेवल कितना चल रहा था 3161, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये कर लेते हैं 5530 माइनस 3161, 2369 सस्ता चल रहा था, कितने पे 2369 डिवाइडेड बाय 5530, तो मैंने ये पता किया ये 42% चीपर चल रहा था, तो जो प्राइस है जो 3161 चल रहा है वो हो सकता है फेयर 5530 होना चाहिए, क्योंकि वो 42% सस्ता चल रहा था, तो मुझे लगा कभी ना कभी तो ये ठीक हो जाएगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कभी ना कभी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और पी रेशो 14 भी आ जाए तो चल जाएगा, तो अगर आप देखें इतने हुआ क्या है, अर्निंग ग्रोथ रेट जो मैंने एक्सपेक्ट किया उससे भी ज्यादा हो गई है, लेकिन पी रेशो क्योंकि गिर गई है तो इसलिए उसका इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा पैसा जो आज की डेट में देखें तो करीब करीब 80-90% शायद वहां से हम ऊपर जा चुके हैं दिसंबर 2020 से, तो करीब करीब 1.5 साल में वी हैव गॉन अप बाय 80-70-80-90% इन द मेटल इंडेक्स। उसी तरीके से हमने ये कैसे बोला था दिसंबर 2020 में कि हमको इंफ्रा खरीदना चाहिए, तो वापस इसको मैंने रेड में कर दिया है, मैंने इंफ्रा का प्राइस देखा 3565 इंफ्रा इंडेक्स का, जो आप कहां से देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट से, उस दिन की पी रेशो देख ली 48 और अर्निंग कैलकुलेट कर ली प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशो से, फिर मैंने बोला अर्निंग 74 चल रही है, लेकिन 5 साल पहले कितनी चल रही थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 140, उसके अगले साल 136, उससे पहले वाले साल 152, तो तीनों का क्या ले लेते हैं एवरेज, तो यहां पे मैंने एवरेज ले लिया और यह पता किया कि 5 साल पहले अर्निंग जो हमने बेस लिया है वो 143 का ले लिया है, अब 5 साल बाद ये देख लीजिए 15 से बेस ले लिया, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था, अगर ये 15% से बढ़ रही होती 5 साल बाद, पीएमटी 0 प्रेजेंट वैल्यू कितना ले लिया 143, तो एंटर किया तो पता लगा 287, तो मैंने बोला नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को 287 होना चाहिए था जो 74 चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके अगले साल ही अगर आप देखें दिसंबर 2021 में अर्निंग्स 281 हो गई, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा और हमको नहीं पता था पक्का हो जाएगा, लेट भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, और फिर मैंने निकाली नॉर्मल पी रेशो कितनी होनी चाहिए, तो नॉर्मल पी रेशो निकालने के लिए वापस हमारे एक्सेल डेटा शीट पे जाएंगे, जो फ्लिप डेटा शीट की फाइल है, वहां पे इस बार हम मेटल इंडेक्स के बजाय कौन सा देखने वाले हैं, हम इंफ्रा, तो ये रहा इंफ्रा इंडेक्स, तो 2025 तक का पी का डेटा है 15.76, इसका क्या निकाल लिया एवरेज, तो अगर मैंने एवरेज निकाल लिया तो ये एवरेज कब से होगा एवरेज होगा
2022 से 2007 का निकाल लेते हैं। तो 2007 तक का अगर आप डेटा निकालते हैं तो दिसंबर 2007 तक ही, तो इसका भी क्या ले लेंगे हम, एवरेज 2008, और ये आ गया 2007। तो 28 दिसंबर 2007 से अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये एवरेज आ रहा है करीब करीब 27.7, मतलब 28 का करीब पी का एवरेज आ जाएगा। तो मैंने ये अज्यूम किया कि अगर दिसंबर 2020 में अर्निंग चल रही होती नॉर्मल विच इज 287 और पी चल रही होती 28, तो प्राइस कितना होना चाहिए था? तो 287 इंटू 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता किया 8000 का होना चाहिए था, जबकि प्राइस कितना चल रहा है 3565। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्काउंट जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 50% की थी। तो हमको ये लग रहा था कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमने किया भी, उस वीडियो में भी हमने बताया। अब हुआ क्या, जो हमने अर्निंग एस्टिमेट करी थी वो तो ठीक हो गई, हमने ये बोला था नॉर्मल पी कितनी आ जाएगी 28, लेकिन पी कितनी आ गई 15, तो उसके वजह से हमें उतना फायदा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं और बोलते हैं कभी ना कभी अर्निंग एवरेज हो जाएगी जो आज हो गई है और पी भी एवरेज हो जाएगी। अगर पी 15 से 28 हो गई तो 70-80%, 15 से अगर 30 हो जाए, 15 से 30 पी, तो डबल तो वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी हम इंफ्रा को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये कभी ठीक होगा कि नहीं, हमें नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसा ही होता है। एक ग्रेट सेक्टर, ऐसा सेक्टर लेते हैं जो आपको लगता है आगे भी चलता रहेगा। सेक्टर्स में आप क्या गलती कर सकते हैं, आपने कोई ऐसा सेक्टर ले लिया जिसका पता ही नहीं 15 साल बाद वो सेक्टर होगा भी नहीं होगा। तो हम जनरली क्या लेते हैं, बहुत स्टेबल सेक्टर्स लेते हैं, जैसे बैंकिंग ले लिया या मेटल ले लिया या इंफ्रा ले लिया। तो जनरली ये जो है वो काफी स्टेबल है, हमको पता है 15 साल बाद भी होंगे। अगर आपने सडनली टाइपराइटर वाली कंपनीज को इससे मेजर कर लिया, फिर पता लगे टाइपराइटर खत्म ही हो गए, तो वो गलती मत कर लीजिएगा। ऐसे सेक्टर्स में मत चले जाइए जहां पे कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर मुझे कोई बोलेगा से ऐसे एक्सैजरेट कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है, हम आगे बात भी करेंगे कि जनरली हम ऑटो में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, और उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं किया, मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे मारुति में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने कभी किया नहीं। बट जनरली उसका आइडिया ये है कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि 15 साल बाद इस इंडस्ट्री का क्या होगा। जहां पे मेरे को हल्का सा भी डाउट आता है मैं उसको छोड़ देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैं ऑटो सेगमेंट के बारे में सोचता हूं वो सही है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं हमारा रूल नंबर 1 है प्रोटेक्ट योर कैपिटल रादर देन बीइंग रॉन्ग। मैं क्या करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, और उसमें अगर स्टॉक प्राइस बढ़ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूं कि मुझे वैसे भी समझ नहीं पड़ रहा था। तो इसको बोलते हैं अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के आसपास रहना। तो वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, किसी ने उनको पूछा आपने इतना पैसा कमा लिया, इतने इंटेलिजेंट होंगे आपकी, आपको हर चीज समझ पड़ गई मार्केट में, तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम नॉट ए जीनियस, आई एम गुड एट सर्टेन स्पॉट्स एंड आई स्टे अराउंड देम। यानी मुझे चीजें तो कम ही समझ पड़ती हैं, लेकिन जो समझ पड़ती हैं मैं उनके आसपास ही रहता हूं, जो समझ नहीं पड़ता वहां मैं जाने की कोशिश करता ही नहीं हूं। इससे रिलेटेड उनके व्यूज हमने जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। जहां आपको पता ही नहीं है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी इसका, तो वहां पे आपका जाने का कोई मतलब है ही नहीं। इनफैक्ट हमको कई बार लगता है, हमको पता है कि सेंट्रल बैंक इसको फ्लरिश होने नहीं देगी, बट हो सकता है वी आर रॉन्ग। बट अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब एक और सेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया 2020 के अपडेट में क्या बोला था कि इंफ्रा चीप है और मेटल चीप है। उससे पहले हम बात कर चुके हैं 2000 आई थिंक 17 या 16 में कि हमको आईटी इंडेक्स सस्ता लगता है। 2015 में हम बात कर चुके हैं कि हमको एनर्जी बहुत सस्ता लगता है, एनर्जी बास्केट। तो मैं आपको एनर्जी भी दिखाना चाहूंगा कि हमने कैसे पता किया था कि उस टाइम पे सस्ता है। सेम कैलकुलेशन मैं अलग अलग एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि हम कैसे देखते हैं। तो ये रहा 4 दिसंबर 2015, अर्निंग्स चल रही थी एनर्जी इंडेक्स की 663। ये कैसे कैलकुलेट की होगी, ये डेटा तो पब्लिक डेटा है 8171। एनर्जी इंडेक्स का आपने एनएससी की साइट पे प्राइस देखा, पी रेशो देखा, दोनों को डिवाइड करके अर्निंग कैलकुलेट कर ली। अब मैंने सोचा 663 अर्निंग चल रही है, 5 साल पहले कितनी चल रही थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। आप चाहते तो एक और साल का लेके एवरेज भी ले सकते थे। मैंने मोर और लेस 521 को ही इजी करने के लिए अभी बेस मान लेते हैं। तो मैंने ये माना कि 521 की अर्निंग चल रही थी 5 साल पहले, तो 5 साल बाद जब हम 2015 में बैठे थे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्निंग को कितना होना चाहिए था, 15% से बढ़ना चाहिए था, 5 साल के लिए बढ़ना चाहिए था, टीएमटी 0, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 521। ये जब आपने किया तो हमको लगा ये 1000 समथिंग की होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दिसंबर 2015 को अर्निंग चलनी चाहिए थी 1047, लेकिन चल कितनी रही थी 663। फिर मैंने बोला पी भी चेक कर लेते हैं। तो पी चेक करने के लिए वापस कहां जाएंगे, हमारा जो फ्लिप डेटा शीट का आपके पास एक्सेल शीट है वहां जाएंगे और यहां एनर्जी इंडेक्स पे चलेंगे। और एनर्जी इंडेक्स में भी क्या किया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एवरेज पी कितनी होनी चाहिए। तो लेट अस गो हियर, ये पी का डेटा है, पहला कॉलम आफ्टर डेट फरवरी तक का डेटा था। यहां पे मैंने किया इक्वल टू एवरेज, कौन सी डेट से करते हैं, 22 फरवरी 2020 से 2007 ही चले जाते हैं, 15 साल हो जाएंगे। तो ये 2011 तक का ही डेटा है, तो इसमें 11 ही ले लेते हैं, मतलब करीब 11 साल का डेटा ले लिया। एंटर किया तो पता लगा एवरेज, सॉरी एक और बार कर लेते हैं। तो एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, एवरेज इस डेट से हमको जाना है 2000, यहां पे डेटा हमारे पास 2011 तक का ही है, तो वही डेटा लेते हैं। सॉरी तो 2011 तक का डेटा लेते हैं, यहां पे एंटर किया तो एवरेज आ गया 13.51।
अब 13.51 नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसकी पी होनी चाहिए थी, चल कितनी रही थी 12.31, तो ये तो जो हमने एस्टिमेट किया था उसके आसपास ही था, तो लिख लेते हैं 13.5। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा कि अगर अर्निंग इतनी चल रही होती और पी इतनी होती तो प्राइस को कितना चलना चाहिए था, 14,000 चलना चाहिए था। प्राइस कितना चल रहा था, 8171। तो यहां पर भी हमको 40% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने 2015 में भी बोला कि हमको इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, अर्निंग 1047 होगी, काफी लेट हुई, काफी टाइम लगा, लेकिन तेजी से बढ़ी। और पी रेशो 13.5, तो आज अगर आप देखें तो पी रेशो 2-3 साल बाद ही 13.5 पे आ गई थी। अर्निंग भी हमने जो एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा ही बढ़ गई थी, तो हमको एनर्जी इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। एनर्जी में हमारे पास रिलायंस नंबर 1 था, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारे पास काफी ओएनजीसी भी था, इनफैक्ट मैंने ओएनजीसी में रिलेटिवली रिलायंस से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। ये आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखेंगे, वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। हमको लगता था कि ओएनजीसी बढ़ना चाहिए, क्या हुआ, हमने क्यों सोचा था, क्या हुआ उसमें, वो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एनर्जी देखा, हिस्टोरिकली हमने क्यों बोला, मेटल देखा, इंफ्रा देखा, तो ये बहुत बेसिक चीज है। और ये याद रखिए, ये सारे कैलकुलेट करने के तरीके हमारे खुद के तरीके हैं, तो ये एकदम हमारा कॉपीराइट मटेरियल है, क्योंकि ना ही ये पी रेशो का जो कॉन्सेप्ट है कोई बैंक से रेट रिलेट करता है, ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है, वो हमारा आइडिया है। वैसे ही सेक्टर्स को एनालाइज करने का तरीका अर्निंग का, वो भी हमारा आइडिया है, ये हमारे खुद के आइडिया है। और वैसे ही आप आगे देखेंगे डाउ, ये भी पूरे की पूरी हमारी खुद की स्टडी है जो हमने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो आई होप इससे आपको सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी लगेगा। अब क्या करेंगे अगली वीडियो में, आज कौन सा सेक्टर इसी हिसाब से सस्ता है वो देखेंगे। एक तो मैंने आपको दिखाया कि हमको इंफ्रा अभी भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो हम इंफ्रा के अंदर हैं। और एक और किसी सेक्टर के बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे।
ऑलराइट, तो इस वीडियो में अब हम देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस हिसाब से इस टाइम पे क्या कोई सेक्टर सस्ता है। तो एक एक्सरसाइज तो क्या है, आप सारे सेक्टर्स कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली ऑटो में नहीं करता, आप ऑटो में भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैं फार्मा में भी रिलेटिवली कम करता हूं, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में समझेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मा सेक्टर में नहीं कर सकते, आप उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आप सारे सेक्टर्स का कैलकुलेशन करके पता करिए बेस्ड ऑन दिस कि आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर रिलेटिवली चीप है। डिसीजन तो अभी लेना नहीं है, वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको डाउ थ्योरी फोर्थ मॉड्यूल के एंड में कि कैसे डिसीजन लेना है, बट ये पहली आपकी एक्सरसाइज है। अब मेरे हिसाब से मैं कौन कौन से सेक्टर्स पे इस टाइम देखने की कोशिश कर रहा होता, तो जैसे मैंने बताया है मैं इंफ्रा की तरफ पक्का देखने की कोशिश कर रहा होता। विल वी बी राइट, पता नहीं है, मतलब कहना बहुत मुश्किल है। लास्ट दिसंबर 2020 से हो सकता है हमने इंडेक्स को 1 2 3 4% से बीट कर दिया हो अगर हमने इंफ्रा खरीदा है। तो आगे क्या होगा अभी हमको पता नहीं है। लेकिन एक और सेक्टर है पीएसयू बैंक्स का। अब देखिए जनरली मैं कभी भी ऐसे पीएसयू बैंक 20 जैसा, या सॉरी पीएसयू बैंक जैसा, बैंक 20 तो बेसिकली उसको खरीदने का तरीका हो गया, तो 20 बेसिकली एक ईटीएफ होता है। अब इसको कंफ्यूज मत होइए, इसको भूल जाइए, इसको समझिए, ये पीएसयू बैंक इंडेक्स है, पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब जनरली मैं पीएसयू बैंक इंडेक्स जैसी स्पेसिफिक चीज को इतना ज्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं कोशिश करता? क्योंकि देखिए बैंक्स एज अ होल अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी अर्निंग कहां जाएगी ये पता करना रिलेटिवली इजी है, वर्सेस सिर्फ पीएसयू बैंक्स की अर्निंग्स कहां जाएंगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है प्राइवेट वाले पब्लिक बैंक्स को खाते ही जाएं और बैंक्स की अर्निंग तो बढ़ जाए लेकिन पीएसयू बैंक 20 की नहीं बढ़े। तो पीएसयू बैंक, सिर्फ पीएसयू बैंक इंडेक्स को प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली एक ट्रिकी काम है, तो जनरली हम वो नहीं करते। बट इस टाइम पे थोड़ा बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग क्यों लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मई 2012 तक का डेटा मेरे पास है, उसके मैंने पीएसयू बैंक इंडेक्स का डेटा निकाल लिया है। वो कहां से निकाला है? एनएससी की साइड से। उस दिन की पी रेशो मिल गई है, उस दिन की अर्निंग भी मिल गई है, और ऐसा ही मैंने पहले के कुछ साल का प्राइस और ये डेटा निकाला है। लेकिन बीच में बहुत सालों के लिए इसकी अर्निंग थी ही नहीं। मतलब पीएसयू बैंक्स क्योंकि एनपीए क्राइसिस, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स ने जो पैसा दिया था वो पैसा उनके पास आ ही नहीं रहा था, तो वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस डिक्लेयर कर रहे थे। तो अब लॉस डिक्लेयर कर रहे थे मतलब अर्निंग नहीं थी। अगर अर्निंग नहीं थी तो पी बाई ई में ई क्या है ही नहीं। अगर अर्निंग है ही नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल। इसलिए अर्निंग भी नॉट एप्लीकेबल थी क्योंकि लॉस हो रहा होगा, और अगर अर्निंग नहीं है तो पी बाई ई भी नहीं निकाल सकते। लेकिन 16, 15, 14 का डेटा है, मतलब ये एनपीए क्राइसिस जब शुरू हुआ उससे पहले का डेटा हमारे पास है, जहां पे अर्निंग भी थी और पी रेशो डेटा भी था। तो मैंने आज की अर्निंग निकाली है, वो कितनी है? 312, और ये अर्निंग काफी तेजी से बढ़ी है लास्ट 1 ईयर में। ये अर्निंग सच में ऐसा नहीं है कि बैंक्स प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बैंक्स ने बेसिकली जो एनपीए का लॉस डिक्लेयर कर दिया है वो बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारे अकाउंट मेरे गए तो आपने सारा लॉस दिखा दिया, उसका प्रोविजन कर दिया। प्रोविजन मतलब उसको पहले ही लॉस डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि नए एनपीए उतनी स्पीड से नहीं आ रहे तो आपका प्रॉफिट ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब 2021 में भी हो सकता है बैंक को प्रॉफिट तो हुआ था, 200-300 अर्निंग्स होती यहाँ पे, लेकिन उसमें से 200 रुपए की आपने समझिए प्रोविजनिंग कर दी, मतलब लॉस डिक्लेयर कर दिया, तो दिख कितना रहा था? 53 दिख रहा था। तो ये उसकी वजह से एक जंप आया। लेकिन फिर भी इस जंप के बाद भी अगर मैं इसको हिस्टोरिकली देखूं तो अभी भी पीएसयू बैंक्स की अर्निंग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या होगा आगे वो बात की बात है, लेकिन देखते हैं डेटा हमारे पास कितने टाइम का अवेलेबल है। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल पहले का डेटा है। तो अभी मैं कोई एक नंबर नहीं ले रहा, क्योंकि वो बेस ले लूं 128 बेस ले लूं तो नंबर अलग हो जाएगा, 308 ले लूं तो नंबर अलग हो जाएगा। तो इन तीनों सालों का क्या ले लेते हैं? एवरेज। और वो एवरेज कौन सी ईयर के लिए आ जाएगा? 2015 के लिए आ जाएगा। तो हमको एक बेस वैल्यू निकालनी है कि अर्निंग कितनी चल रही थी 2015 में, और इन तीनों का एवरेज डेटा लेके हमने निकाल लिया है कि 243 की अर्निंग्स चल रही थी कब? 2015 में। आज से कितने साल पहले? 7 साल पहले। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल में अगर अर्निंग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बढ़ रही होती और 15% से बढ़ रही होती, ये एनपीए का इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये फ्यूचर वैल्यू अगर ये 15% से बढ़ते, कितने साल? 7 साल, 7 इयर्स के लिए, पीएमटी 0, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 243। ये 243 की अर्निंग्स आज कितनी हो जानी चाहिए थी? 646। तो मैंने इधर लिख दिया कि मेरे हिसाब से आज अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता, ये एनपीए क्राइसिस नहीं होता, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता, तो अर्निंग्स जो है और ग्रोथ भी नॉर्मल चल रही होती कंट्री में, 646 हो गई होती। और उसकी क्या निकाल ली? नॉर्मल पी रेशो। अब नॉर्मल पी रेशो कैसे निकालें? मैं तो उसके लिए अपना जो फ्लिप डेटा शीट का डेटा है वहां पे जाएंगे और वहां पे हम यहाँ पे पी रेशो का एवरेज निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पे पी रेशो थी नहीं, क्योंकि अर्निंग ही नहीं थी। तो ये 2016 के बाद बहुत टाइम तक आप देख सकते हैं अर्निंग थी नहीं। फिर 17 में थोड़े टाइम के लिए अर्निंग थोड़ी सी आई, पी रेशो बहुत हाई दिख रही थी। क्यों हाई दिख रही थी? क्योंकि इस साल में एनपीए ज्यादा होंगे तो अर्निंग क्या दिख रही होगी? कम। इसलिए प्राइस बाय अर्निंग में ई क्या हो गया होगा? बहुत गिर गया होगा, इसलिए पी रेशो हाई दिख रही थी। और फिर वापस अगर आप देखें तो ये डेटा फिर से पी रेशो बंद हो गया, नॉट एप्लीकेबल, लॉसेस डिक्लेयर हो गए। फिर बाद में लास्ट में कुछ टाइम से आजकल पी रेशो आ गई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा 2016 पे जा रहा हूं फॉर मेकिंग इट सिंपल, और 2016 जिससे पहले अर्निंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी वहां पे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि एवरेज पी रेशो कितनी ले ले। तो 16 जहां पे ये जैसे आप देख रहे हैं 17 में कोई पी रेशो नहीं है, 16 का डेटा देख रहे हैं यहां पर आ गया। तो 23 मई 2016 तक एनपीए का ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उससे पहले सारे सालों की अर्निंग है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एवरेज निकाल देता हूं। एवरेज
ये 35 वाला नंबर और यहां से लेके कब तक जो भी डेटा हमारे पास है पीछे चले जाते हैं। आई थिंक 2007 तक का डेटा है, ये रहा 2007 तक का डेटा। एंटर किया तो पता लगा 9.8। अब क्योंकि पीएसयू बैंक्स इनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, इतने अच्छे नहीं माने जाते, तो मार्केट ऑन एन एवरेज इनको कभी हाई पी रेशो देती नहीं है। वो आपको दिख सकता है 9.8 की पी रेशो एवरेज है। बाकियों की पी एवरेज 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। जिन कंपनीज की अर्निंग बहुत स्टडी होती है या सेक्टर की अर्निंग स्टडी होती है, उनकी अधिकतर पी रेशो मार्केट हमेशा क्या देती है, ज्यादा देती है। इनके केस में 9.8 देती है। तो हम यहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज अगर पी रेशो नॉर्मल चल रही होती विच इज 9.8 के आसपास और अर्निंग भी नॉर्मल चल रही होती 646 के आसपास, तो प्राइस को कितना होना चाहिए था, फेयर वैल्यू 646 इंटू 9.8, तो 6330 होना चाहिए था आज। लेकिन चल कितना रहा है, 2403। तो यहां पर हमको काफी 50% से भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है। तो इसलिए हो सकता है कई लोग पीएसयू बैंक बीज में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो जाए। पीएसयू बैंक बीज में क्या प्रॉब्लम है, अगर यही कैलकुलेशन नंबर्स मेरे को बैंक में दिखते, बैंक इंडेक्स में, तो फिर मैं पूरा बैंक इंडेक्स लेने में बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये पीएसयू बैंक है इसलिए क्या है, बहुत नीश है। तो यहां पे अर्निंग्स का क्या होगा ये पता करना रिलेटिवली मुश्किल है। जैसे मुझे ये पता है कार शायद बिकते रहेंगी, ये पता करना शायद रिलेटिवली इजियर है, इतना आसान नहीं है बट रिलेटिवली इजियर। लेकिन इलेक्ट्रिक बिकेंगी या पेट्रोल वाली कार बिकेंगी या डीजल वाली, ये पता करना रिलेटिवली मुश्किल हो सकता है, या हाइड्रोजन वाली। वैसे ही बैंक्स अच्छा करेंगे पता करना इजी है, लेकिन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स कैसा करेंगे, उनकी अर्निंग कैसी होंगी, वो अर्निंग एस्टिमेट करना रिलेटिवली क्या है, मुश्किल। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि ये भी 15% से बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे प्राइवेट बैंक बड़े होंगे पीएसयू बैंक भी बड़े होते ही जाएंगे। हमने इसमें ये असम्पशन नहीं लिया कि पीएसयू बैंक्स को प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा उनका बिजनेस ले सकते हैं, क्योंकि इतने सालों में इतने आसानी से प्राइवेट बैंक जो है वो पीएसयू का बिजनेस नहीं ले पाया। आज से जब 1990s में और 2000 में जब प्राइवेट बैंक्स आए थे तो सबने बोला था कि प्राइवेट बैंक्स आएंगे और पब्लिक बैंक को खत्म ही कर देंगे। बट आप देख सकते हैं इनफैक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक्स तो इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाए। तो अगर ऐसा होता है कि पीएसयू बैंक्स अपना शेयर होल्ड कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी अर्निंग काफी तेजी से बढ़ सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा कि सच में कंपनीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। मोस्ट प्रोबेबली बस ये होगा कि वो जो एनपीए का डिक्लेयर हो रहे थे वो होना बंद हो जाएंगे और उसकी वजह से अर्निंग्स आपको एकदम से क्या दिख सकती है, ज्यादा। और अगर पी रेशियो एवरेज पे आ गई 9 पे, 8 पे, 7 पे, तो यहां से मार्केट का इस इंडेक्स के बढ़ने का स्कोप अच्छा खासा लगता है। तो मैं इंफ्रा थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक बीज में इंटरेस्टेड हो सकता हूं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, डिसीजन अभी नहीं लेना है। डिसीजन मेकिंग हम आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार समझिए। सबसे पहले हमने ये बात करी कि इंडेक्स सस्ता और महंगा कब होता है, उसके लिए हमने एक चीज के बारे में बात करी थी, वो क्या थी, पी रेशियो। हमने पहला मॉड्यूल पी रेशियो पे डाला। फिर पी रेशियो पे हमने समझा कि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हमने क्या ऐड कर दी, अर्निंग ग्रोथ रेट। और अभी तक हमने ये समझा है कि कभी भी कोई सेक्टर को या इंडेक्स को सस्ता और महंगा बोलने से पहले सिर्फ पी बाई ई नहीं देखनी चाहिए। पी बाई ई जो फर्स्ट मॉड्यूल में सीखा वर्सेस अर्निंग ग्रोथ रेट जो थर्ड मॉड्यूल में सीखा, दोनों को क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा कि ये जो नीचे खरीदना ऊपर बेचना, इवन बेस्ड ऑन ईजीआर एंड टी, यहां पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए क्या कर दो, निफ्टी जैसी जगह पे एसआईपी कर दो। तो अभी तक हमने ये सब बातें करी हैं। निफ्टी सस्ता महंगा कब होता है इसके बारे में बात करी, पी और अर्निंग ग्रोथ रेट देख के। एसआईपी कैसे प्लान कैसे बनाना चाहिए वो देखा। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कैसे सोचें वो देखा। सेक्टर्स कैसे पता करें सस्ता महंगा कब होता है वो देखा। अब हम एक और नया फोर्थ मॉड्यूल में जा रहे हैं और वहां पे हम एक अपनी थ्योरी सीखेंगे जो हमारी खुद की थ्योरी है, इंस्पायर्ड बाय डाउ थ्योरी। ये डाउ वगैरह क्या है हम बात करेंगे, तो वो अब हम सीखना स्टार्ट करेंगे, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आप कोर्स में सीखने वाले हैं। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि फोर्थ मॉड्यूल तक तो आपको पहले देखना ही चाहिए और तब डिसीजन लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो फोर्थ मॉड्यूल थोड़ा सा आपको उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा देना पड़ेगा, सीखने को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ पड़ जाए तो यूजफुलनेस भी बहुत ज्यादा लगेगी। और उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा बहुत करना, डिसीजन लेना भी थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट कर देंगे। और फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, ऑप्शंस और इन सब चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स में। परफेक्ट, ये वीडियो भी मैं और
24 दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से मैं अपडेट कर रहा हूं। ये सेक्टर रोटेशन पर है। तो कई लोग ये बोलते हैं मैं सेक्टर कैसे चूज करूं, तो वो मैं काफी डिटेल में समझाने वाला हूं इसमें। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले हमने एक टाइम पे 2012 में अगर इनफैक्ट जो हम वेबिनार भी करते हैं तो कई बार हमने ये बताया होगा कि हमने 29 जून 2012 को तब बाय किया था, तब हमने इक्वल बाय किया था निफ्टी 20, निफ्टी जूनियर, बैंक 20, इंफ्रा 20। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि हमको बैंक निफ्टी और इंफ्रा भी बाय करना चाहिए। जूनियर निफ्टी हमने बाय किया 29 जून 2012 को। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि जूनियर निफ्टी कैसे पता करते हैं सस्ता है। तो उस दिन उसकी अर्निंग भी लो थी और उसकी पी रेशो भी निफ्टी की पी रेशो के हिसाब से कम चल रही थी, और क्योंकि निफ्टी की पी रेशो के हिसाब से कम चल रही थी इसलिए हमने जूनियर निफ्टी लिया था। लेकिन हमने 29 जून 2012 को हमने बैंक निफ्टी क्यों ले लिया था? तो पहले तो हमने क्या सोचा होगा, जून 2012 तक इकोनॉमी वापस फ्लो हो गई थी, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के बाद हमको लगा, या इंटरेस्ट रेट नीचे होना स्टार्ट हुए, तब हमने बोला एक नई साइकिल स्टार्ट हुई। तो हमारा इंटरेस्ट उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर में था क्योंकि फेज 1 में था, तो हमने बैंक के बारे में सोचा। अब बैंक को उस टाइम हमने 29 जून को क्या देखा था और इन 2012 वो एक बार देखते हैं। फिर हमने बीच में एनर्जी खरीदने की बात करी जो आपके शायद रिकॉर्डेड उसमें होगा। फिर हमने आईटी सेक्टर के बारे में बहुत बात करी, रिफ्रेशर सेशन में भी किया, उससे पहले 2-3 साल जब भी हमने किए सेशंस तो हमने आईटी सेक्टर के बारे में बहुत बात करी। आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स तो उस पर हम टीसीएस, इन्फोसिस इन सब की बात कर रहे होंगे, तो जब आप इंडिविजुअल स्टॉक करेंगे तो आपको वहां पे वो बात होगी। तो मैंने ये बैंक निफ्टी का क्यों लिया, इंफ्रा क्यों लिया, बीच में फिर एनर्जी पे क्यों चेंज हुए, आए हम एनर्जी में एक्स्ट्रा ऐड होके, फिर हम आईटी में क्यों आए, एक एक करके सब देखते हैं और फिर देखते हैं आज इन सेक्टर्स का क्या चल रहा है और आज कौन से सेक्टर्स रिलेटिवली चीप है। तो 29 जून 2012 को मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी में भी पी अर्निंग एनालिसिस, पी और अर्निंग एनालिसिस किया। तो अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी की पी रेशियो 29 जून को 14.13 चल रही थी और उसकी अर्निंग 731 चल रही थी। तो अब मैं ये मान रहा था कि अर्निंग ठीक ठाक चल रही है, एवरेज चल रही है। कैसे मान रहा था, 2007 से 2012 कितने साल हो गए, 5 साल। 5 साल में अर्निंग ग्रोथ कितनी हुई है, इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू वाज 389, अर्निंग 389 थी और अब वो अर्निंग हो गई थी 731। तो मैंने बोला ये 5 साल हो गए और 5 साल में ये अर्निंग जो है वो इतनी बड़ी है, तो इसकी जो ग्रोथ रेट चल रही थी वो 13% चल रही थी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा लो चल रही थी, बट एवरेज चल रही थी। तो मैं ये बोल रहा था कि जो अर्निंग है वो तो एवरेज चल रही है। फिर बात आई कि पी रेशियो का क्या होगा। अब पी रेशियो हमने देखा है कि जब बहुत लो जाती है तो क्राइसिस में 6 के आसपास भी गई है, लो 6 के आसपास भी गई है, और हाई में वो 30, 31, 32 के आसपास भी गई है। इनफैक्ट बीच में तो ये 50 भी चली गई थी। तो अब कई लोग क्या बोलते हैं, जो कंफ्यूजन हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एवरेज क्या है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पता करें कि बैंक निफ्टी की एवरेज क्या है। तो उसके लिए मैं अपना स्क्रीन चेंज कर रहा हूं और आपके पास एक फ्लिप डेटा शीट आया है ईमेल में जिसमें हमने सेक्टर्स की लोएस्ट और हाईएस्ट पी रेशियो बताई। अब मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में जाता हूं, लेट अस सी। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा मैं ओपन कर रहा हूं, तो स्क्रीन पे अब आपका बैंक निफ्टी का डेटा दिखना स्टार्ट होगा। ये पी रेशियो दी हुई है मैंने 2000 से, तो कभी लो कभी हाई ये सब दिखा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी शीट पे ही हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है, तो ग्राफ पे देख रहा हूं 2008 का जो ये यूफोरिया था, 2008 का यानी कि जनवरी 2008, उस टाइम पे पी रेशियो कितनी गई थी, ये 26 वगैरह के आसपास भी पी रेशियो हमारी चली गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पी रेशियो 30 वगैरह के आसपास भी आ गई थी, और यहाँ पे तो पी रेशियो 59 भी हो गई। अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 60 वाले पी रेशियो को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 60 को मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पता किया ये 60 की पी रेशियो एक फॉल्स इंप्रेशन है कि पी 60 हो गई थी। एक्चुअली पी 60 नहीं हुई थी। ये ईयर देख लीजिए, ईयर क्या दिखा रहा है, 2019। इधर कौन सा ईयर दिखा रहा है, 2018। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी की अर्निंग्स फ्रॉम 962 गिर के अचानक से 18-19 में कितनी आ गई थी, 507, 796। तो पी बाई ई में ऐसा नहीं था कि प्राइस ज्यादा बढ़ा था, ऐसा था कि अर्निंग गिर गई थी, उसकी वजह से पी ज्यादा दिख रही थी। तो ये 65 जो है वो एक्चुअली पी रेशियो पहुंची नहीं थी, वो अर्निंग गिरने की वजह से पी रेशियो आपको हाई दिख रही है। तो मैंने वो 65 वाले को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने बोला भाई लोएस्ट जो है वो कितनी गई थी, फिर से अपने स्क्रीन पे जाते हैं। लोएस्ट यहाँ पे 6 के आसपास भी आ गई थी, तो ये 6, 7, 7, 8 जो भी आप बोल सकते हैं कि 6, 7 के पास आई, और हाईएस्ट जो है वो आपकी 26, 27 भी चली गई। अब एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसकी एवरेज निकालें, तो वो एवरेज का एक तरीका है, बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं 2-3 चीजें बात कर रहा हूँ। एक है कि हम ये बोले 6 ऑन द हायर साइड थी, लोअर साइड सॉरी, और या 7 ऑन द लोअर साइड, और 26, 27 ऑन द हायर साइड। तो मैंने बोला ये 34 चल रही थी, 34 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो एवरेज 17 आनी चाहिए। बट ये भी याद रखिए 17 तब एवरेज थी जब बैंक के इंटरेस्ट रेट हाई होते थे। अब क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो हर एक चीज की पी रेशियो ज्यादा हो गई है, तो ये 17 का 18 के आसपास हो गया होगा, तो या 18, 19, 20, 21 के आसपास हो गया होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज जब मैं इसका चार्ट देखता हूं, मैं इसका जब चार्ट देखता हूं तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये आराम से 18, 19, 20 तो इसका एवरेज है। कई लोग मान सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो वो जो 17 था उसमें +5 कर दिया जैसे हमने निफ्टी में किया था, तो हो सकता है वो 23 होना चाहिए, बट 22 होना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं तो 20 के आसपास तो मैं मान रहा था। तो मैं 2020 में सॉरी 2012 में इंटरेस्ट रेट्स जो थे नॉर्मल चल रहे थे, तो मैं मान रहा था कि इसकी एवरेज पी रेशियो 2012 में होनी चाहिए थी करीब 18 के आसपास, और अर्निंग इसकी एवरेज ही चल रही थी। कितनी चल रही थी, 731। तो मैं ये अज्यूम कर रहा था कि अगर अर्निंग 731 चल रही है आज जो नॉर्मल ग्रोथ है, तो पी भी नॉर्मल होनी चाहिए थी, 18 होनी चाहिए थी, और दोनों मिला के इसका प्राइस होना चाहिए था 18। पी रेशियो इनटू अर्निंग्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो प्राइस होना चाहिए था 13,158 का, जबकि मार्केट में बैंक निफ्टी का रेट चल रहा था 10,340 का। इसलिए मैंने ये पता किया। तो मैं कब लूंगा कोई सेक्टर, जब मेरे को पता लगेगा उसकी पी और अर्निंग दोनों लो है। बट बैंक निफ्टी में अर्निंग लो नहीं थी लेकिन पी लो हो गई थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि उस टाइम पे हमको लग रहा था बैंक निफ्टी की फेयर वैल्यू 13,000 के पास होनी चाहिए, वो 10,000 चल रहा था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया था। और आप तब से देख भी सकते हैं बैंक निफ्टी 2012 रुपए या 16 का जनवरी स्टार्ट किया, प्राइस भी
ये तो मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी लेने से अच्छा मैं निफ्टी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई ह्यूमंगस डिस्काउंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम ये नहीं बोल रहे कि बैंक निफ्टी गिरेगा, बट वो नो ब्रेनर एक्टिविटी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी लेने से अच्छा मैं निफ्टी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई ह्यूमंगस डिस्काउंट नहीं दिख रहा। हाँ, हो सकता है हम कहाँ गलत हो जाए कि अर्निंग इतनी तेजी से बढ़े बैंक निफ्टी की कि प्राइस भी तेजी से बढ़ते जाए, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हमको वो समझ नहीं पड़ रहा था। अच्छा, तो मैंने ये बताया जून 2012 को 29 जून को हमने बैंक निफ्टी क्यों बोला, पिछली वीडियो में मैंने बताया था निफ्टी और जून निफ्टी में हमने क्यों खरीदने की बात करी, इंफ्रा की भी बात करी थी, वो थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद हमने बीच में एनर्जी बोलना स्टार्ट किया 15-16 में। तो आप देखिए 15-16 में मैंने एनर्जी कैसे बोलना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने ये देखा 691 से 2015-16 15 में खासतौर पे, या 16 का जनवरी फरवरी भी होता तो भी कम थी, ये दिसंबर 2016 है, तो 2016 के अगर आप जैन फरवरी में देखते तो दिस वाज वेरी क्लोज टू 4 दिसंबर 2015। तो मैंने पहले तो देखा कि 691 से अर्निंग कितनी होगी 663, तो मेरे को लगा पहले तो अर्निंग ग्रोथ क्या हो गई है कम, और पी रेशियो कितनी हो गई थी एनर्जी सेक्टर की 12.31। अब ये याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 12 हॉरिबली चीप है, क्योंकि हर सेक्टर की हाई और लो अलग हो सकती है, क्योंकि एनर्जी में कैपेक्स करना होता है, क्योंकि एनर्जी में कैपेक्स करना होता है, तो अगर निफ्टी की एवरेज जो है वो 24 होती है, तो जनरली एनर्जी में लोग थोड़ा सा कम प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि कैपेक्स करना होता है। एफएमसीजी कंपनीज में जहां पे फ्री कैश फ्लो बहुत हाई होता है, ये सब आप बातें फ्री कैश फ्लो वगैरह इंडिविजुअल स्टॉक के सेक्शन में जब जाएंगे तो आप सीखेंगे, जहां पे कैपेक्स बहुत ज्यादा नहीं होता, ग्रोथ हो रही होती है, तो वहां पे हो सकता है लोग प्रीमियम पे करें। तो आप देखते हैं एनर्जी का हाई और लो कितना था। तो वापस मैं आपकी शीट पे जा रहा हूं, जो आपको शीट मिली है ईमेल में, और यहां पे मैं एनर्जी सेक्टर का ग्राफ खोलता हूं। एनर्जी सेक्टर का भी हमने आपको हाई और लो दिया हुआ है, तो यहां पर दिख रहा है कि हाई जो गया था वो गया था ये इधर समवेयर अराउंड 18-19 के आसपास ऊपर गया था, और जो लो गया है वो 9-10 के आसपास गया है। तो अगर मैं 10 को लो मान लूं, 18 को हाई मान लूं, तो 10 प्लस, अगर मैं 10 प्लस 19 करता हूं, तो वापस एक्सेल शीट में चले जाते हैं, तो मैं देख रहा हूं एनर्जी की एवरेज क्या होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत हाई होती बीच में पी रेशियो, तो हम क्या चेक करते हैं, ये पी रेशियो को कंसीडर करना चाहिए क्या, जैसे बैंक निफ्टी में था। हमने क्यों कंसीडर नहीं किया बैंक निफ्टी में 60 की पी रेशियो को, क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग गिर गई थी, इसलिए पी ज्यादा हो गई थी। तो हमने ये देखा कि मोर और लेस ये 18 और 10 के आसपास ही रहता है। तो आप 18 और 10 के हिसाब से अगर मैं करूं, तो मैं क्या मान रहा हूं, 10 ऑन द लोअर साइड प्लस एनर्जी में 18-19 ऑन द हायर साइड, तो ये 28 हो गया, डिवाइडेड बाय मैं 2 कर दूं, अगर एवरेज निकाल लूं, तो ये कितना हो गया, करीब करीब 14 हो गया। अब मैं यहां पे ये देख रहा था 2015 में कि पी रेशियो भी 14 से कम थी, मतलब एवरेज से कम थी, और अर्निंग भी 691 713 से गिर के कितनी आ गई थी, 663 आ गई थी। तो हम ये बोल रहे थे अर्निंग भी लो हो गई है, पी भी लो हो गई है, इसलिए 15 और 16 के पीरियड में हमने एनर्जी के बारे में बहुत बात करना स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं एनर्जी 8171 से 16900 हो गया, डबल से भी हल्का सा ज्यादा। जबकि निफ्टी इसी पीरियड में अगर दिसंबर 2015 से देखते हैं तो वो डबल नहीं हुआ है, तो वो डबल से क्या रह गया पीछे, क्योंकि उस टाइम पे हमको एनर्जी भी सस्ता लगता था। उसी तरीके से हमने बीच में आईटी की भी बात करना स्टार्ट करी। आईटी हमने 2017-16 में क्यों बात करना स्टार्ट करी, 17-18 में, तो वापस देखिए 656 से 633। तो पहले तो मेरे को दिखा कि अर्निंग थोड़ी सी स्लो हो गई है, क्योंकि बहुत कंसर्न था ट्रम्प का, वीजा का क्या होगा, और लोग बोलते थे सैचुरेशन आ गया है, तो एक तो अर्निंग हल्की सी कम हो गई। फिर और ये आप इंडिविजुअल स्टॉक जब सीखेंगे तो मैं उसमें टीसीएस की बात करवाऊंगा, तो वहां पे भी इसको रिलेट करिएगा। तो अर्निंग कम हो गई और साथ में पी कितनी चल रही थी 17। तो आप देख लेते हैं एवरेज पी कितनी होनी चाहिए। तो अब यहां जाते हैं और सीएनएक्स आईटी की शीट निकालते हैं। तो सीएनएक्स आईटी का अगर हम डेटा देखें तो हमें कुछ दिखना चाहिए कि हाई और लो कितना है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। अब एक हाई तो 400 की पी रेशियो भी चली गई थी, बट ये कंसीडर क्यों नहीं करना, ये वो डॉट कॉम बबल है, तो उसको भूल जाइए डॉट कॉम बबल को। फिर अगर आप यहाँ देखें डॉट कॉम बबल के बाद 2005 2006 तभी ये 44 45 पे भी गई हुई है, तो हियर इट इज 45 47 भी दिख रही है, 50 भी दिखेगी शायद अगर हम पीछे चले जाएं कहीं पे, तो ये 50 51 भी दिख रही है। और लोएस्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर आके, इसको छोड़ देते हैं कि ये एक मेरे ख्याल से वो जो ग्रीन कलर की शीट है उसका आ रहा है, हमको ब्लू कलर वाला चाहिए। तो यहां मैं लो देखूं, ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं वो आप अलग है, वो डेटा प्राइस बाय बुक वैल्यू का होगा। तो जो ब्लू कलर का डेटा है हमारा, वो यहाँ पे हमको दिखेगा 10-11 के आसपास गया था, लोअर 10 पे। अगर मैं इसको इग्नोर भी कर देता हूँ ये 400 को, तो हाईएस्ट 50 के आसपास भी गया। अगर मैं 50 को भी इग्नोर कर देता हूँ और मैं यहाँ वाला डेटा देखता हूँ, तो यहाँ वाले डेटा में भी 27-28 तो गया ही है। तो अगर मेरे जैसे लोग ये सोच रहे थे 2017 में कि अगर मैं आईटी को लोअर 10 पे भी मान लूं और हाई 28 पे भी मान लूं, जबकि शायद मेरे को हाई 44-45 लेना चाहिए था, बट अगर मैं 28 पे भी मान लूं तो 38 हो गया, और 38 डिवाइडेड बाय मैं 2 करता हूं तो ये कितना हो गया, 19 हो गया। और अगर तो मैं लोअर को 10 मानता हूं और ऊपर वाले को 40 में मान लेता हूं, तो एवरेज जो है मेरा 25 आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था 25 ना भी हो, 19 तो मेरे को ले ही सकता हूं एवरेज। अब अगर मैं 19 एवरेज ले रहा था तो मुझे क्या दिख रहा था, एक तो पी रेशियो 19 से एवरेज से क्या चल रही थी नीचे, और अर्निंग ग्रोथ रेट भी 656 से कहां आ गई थी नीचे। तो अर्निंग और पी दोनों नीचे आ रही थी, इसलिए हमने आईटी सेक्टर की भी बात करी उस टाइम खरीदने की। अच्छा, अब एक और दो सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो आज भी हमको शायद सस्ते दिखते हैं, और आज भी हमको वो सस्ते दिखते हैं। और थोड़ा बहुत एनर्जी हो सकता है आज आप सस्ता देखें, क्योंकि एनर्जी 1206 से कहां आ गया 1007 अर्निंग्स। लेकिन अगर मैं मानूं कि पी रेशियो एवरेज हो जाए, एवरेज कितनी थी इसकी, 10 ऑन द लोअर साइड 18 ऑन द हायर साइड, तो 14 एवरेज थी, तो इसकी एवरेज 14 थी। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर ये 14 हो जाए और अर्निंग 1206 से जो आज गिर के 1007 है वो 1206 हो भी जाए, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो आज 14 इंटू 1206 भी होती, तो भी इसका प्राइस 16,884 होता, और प्राइस कितना चल रहा है 16,923। तो आज मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एनर्जी भी महंगा है, बट मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हमको डिस्काउंट मिलता है, इसलिए शायद एनर्जी पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे।
जो हमारा आईटी इंडेक्स है उसमें भी अर्निंग ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो चल रही है 742 की 742, लेकिन पी रेशियो अपने एवरेज से कहां चल रही है, ऊपर चल रही है। तो मैंने बोला उसमें भी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान शायद नहीं है। अब मैं दिखा रहा हूं इंफ्रा और मेटल आज की डेट में। तो आज अगर हम इंफ्रा और मेटल देखेंगे तो हमको कुछ दिखने को मिलेगा। तो पहले इस वीडियो में इंफ्रा के ऊपर बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मेटल के ऊपर कि आज मेटल में क्या लगता है। तो एक आज इंफ्रा क्यों सस्ता लगता है उस पर डिस्कशन हो सकता है, और एक जो हमसे शायद अब हम पीछे देखें तो गलती हो गई, हमने 29 जून ये वाली शीट ओपन करते हैं वापस। 29 जून 2012 में हमने जब सबको बोला था बाय करने के लिए, तो हमने निफ्टी जूनियर भी बोला था, बैंक 20 भी बोला था, इंफ्रा 20 भी और निफ्टी 20। निफ्टी 20 उस पीरियड में डबल से ज्यादा हो गया, जूनियर निफ्टी 3 गुना से ज्यादा हो गया, बैंक निफ्टी भी 3 गुना से ज्यादा हो गया, बट इंफ्रा में ऐसा नहीं हुआ। तो इंफ्रा में क्या गड़बड़ हो गई, हमने क्या सोच के बाय किया था वो देखते हैं। हमने इंफ्रा में ये सोच के बाय किया था 2012 में कि अर्निंग जो है वो 135 से 131 तो ये चल रही थी, और पी रेशियो कितनी चल रही थी, 18 चल रही थी। तो मैंने उस टाइम पे एवरेज पी रेशियो देखी होगी, तो एवरेज पी रेशियो देखते हैं। इंफ्रा ढूंढते हैं हम यहाँ पे अपने शीट में, सीएनएक्स इंफ्रा, हियर इट इज। सीएनएक्स इंफ्रा अगर हम देखें तो इसकी हाई और लो पी रेशियो कितनी होती है वो देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सीएनएक्स इंफ्रा यहाँ पे जब खुला तो हमको यहाँ पे डेटा दिखता है कि ये 2007 में कितने पे गया था, ये जा रहा था करीब करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44 45, तो ये 44 45 के आसपास भी गया था ये वाले पीरियड में। अच्छा, फिर लो कितना गया था, लो ये गया था 16, इनफैक्ट हमको शायद ये एक 17 दिख रहा है, 16 दिख रहा है। यहाँ पर भी देखें लो कितना गया था, तो यहाँ पर भी 15 के आसपास गया था। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हाईएस्ट 45 और लोएस्ट 14। तो अब मैं 1 मिनट चाहता हूँ, पॉज लीजिए और सोचिए कि मैंने ये क्यों बोला कि ये 40 45 हाईएस्ट है, 13 14 लोएस्ट है, और ये वाले को तो मैंने काउंट ही नहीं किया। यहाँ पे जो आ रहा है हमारा 75, सोचिए इसको काउंट क्यों नहीं किया। ये चेक करना चाहिए ये पी हाई थी या अर्निंग गिरने की वजह से पी हाई दिख रही थी। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ हमारे इंफ्रा के डेटा में, और इंफ्रा के डेटा में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इंफ्रा के डेटा में हमको दिखना चाहिए कि ये जो अर्निंग्स थी वो यहाँ पे 136 से गिरके 17 18 में इंफ्रा में 55 और 89 हो गई थी। तो अर्निंग एकदम जबरदस्त ड्रॉप आया था, उसके से पी ज्यादा दिख रही थी। तो अब मेरे केस में उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि एवरेज मेरी शायद वो हाईएस्ट वाली तो मैंने काउंट नहीं करी, बीच में काउंट कर लेते हैं। और कितना काउंट करते हैं, हाईएस्ट मान लेते हैं 40 भी चले गई, 44 चली गई थी, 40 भी चले जाते हैं। लोएस्ट अगर मैं 13 भी मान लेता हूं तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो 53 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो 26 24 के आसपास। अगर मैं 40 भी मान लेता हूं तो 24 25 के आसपास एवरेज होनी चाहिए थी। अब मैं ये मान रहा था उस दिन कि अर्निंग भी लो चल रही है 135 से 131, और पी रेशियो भी जो 24 25 26 की एवरेज होती है वो शायद 18 पे चल रही थी। तो मुझे लग रहा था बहुत सस्ता है, और मेरे ख्याल से सस्ता भी था। लेकिन प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, ये 2415 पे हमने बाय किया था इंफ्रा, और आज इंफ्रा 3565 पे चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी से हल्का सा पीछे ही रह गया, ये निफ्टी तो डबल से भी ज्यादा हो गया, ये डबल भी नहीं हुआ है। तो गड़बड़ क्या हुई है, बहुत सालों में अर्निंग ग्रोथ बढ़ी नहीं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों गवर्नमेंट्स का रिपोर्ट कार्ड है एक तरीके से, जो आपको बताता है कि इंफ्रा में कोई काम ही नहीं हो पाया। 131 की अर्निंग 2010 में भी जाते तो 116 की अर्निंग, वो आज भी डेटा देखेंगे तो 74 की अर्निंग हो गई है। लेकिन आज मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सेल करना चाहिए आज इंफ्रा 20 क्योंकि बड़ा नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूं कि ये जो 133 140 150 की अर्निंग थी वो तो कभी ना कभी आई जाएगी। तो अगर मैं 150 की अर्निंग भी मान लेता हूं और पी रेशियो नॉर्मल आ जाती है, और नॉर्मल आके अगर पी रेशियो 24 25 पे भी आ जाती है, तो अगर 24 into 150 करता हूं मैं, तो उसके हिसाब से प्राइस जो आता है वो 3600 के आसपास आता है। और एवरेज ऐसे देखा जाए तो एवरेज कितनी है 26.5, तो इधर 26.5 करके करता हूं तो कितना हो जाता है 3975। तो हमको ऐसा लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि इंफ्रा थोड़ा सा सस्ता है। इंफ्रा की अपनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रा में आगे बढ़ने के लिए केपेक्स करना पड़ता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट बीच में अटक जाए तो सालों साल अटक जाता है, तो कंपनीज के सारी रेवेन्यूज की गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्रोटेस्ट अगर हो जाए लैंड के लिए कुछ भी, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इन जनरल मैं तो ये भी नहीं मानता कि इंफ्रा की अर्निंग 150 होगी। मैं तो ये मानता हूं जब इंफ्रा चलना स्टार्ट होगा तो अर्निंग 150 से भी क्या हो चुकी होगी, बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गई होगी। क्योंकि 152 150 तो कब चल रही थी 2014 में, तो यहाँ पे 150 बोलना भी गलत है। 150 से भी नॉर्मल ग्रोथ हो गई तो 15% बढ़ गई, और अगर वो 15% बढ़ गई 170 180 की हुई, तो 180 की अर्निंग अगर हो गई एक दो साल में कभी भी, और पी 26.5 हो गई, तो ये 4770 का प्राइस आ जाएगा। तो इंफ्रा हमको थोड़ा सा लगता है रिलेटिवली चीप है। अब क्या करते हैं, एक और अब समझते हैं मेटल का हम क्या करें। तो मेटल में मैं क्या करूंगा, ये मैंने डेटा डाला हुआ है, तो प्राइस और पी रेशियो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, सब चीजों का डेटा आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहता हूं आप यहाँ पे 1 मिनट के पॉज करिए, और पॉज करके मेटल का एनालिसिस आज की डेट का खुद करिए। तो पहले आज का आप क्या करेंगे, प्राइस लिखेंगे 4 दिसंबर सबका, फिर पी रेशियो लिखेंगे, फिर उसकी अर्निंग एनालिसिस करेंगे, फिर यहाँ पे मेटल का आप क्या देखेंगे, हमारा एवरेज पी क्या होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, सीएनएक्स मेटल में जाएंगे, एवरेज पी देखेंगे, और एवरेज पी देख के आप ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आज मेटल सस्ता है या नहीं सस्ता है। हाँ, मेटल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मेटल की क्या प्रॉब्लम है, जैसे जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स करेंगे तो आपको दिखेगा, हमने आपके उस टाइम पे 16 17 में जब बात कर रहे थे तो हमने टीसीएस की बात की, इट हैज डन वेरी वेल। हमने भारतीय एयरटेल की बात की, इट हैज डन वेरी वेल। हमने बोला आईटीसी अच्छा बहुत है लेकिन थोड़ा सा महंगा है। आज हमको आईटीसी अच्छा भी लगता है, सस्ता भी लगता है। ओएनजीसी में हम बहुत गलत हुए हैं। ओएनजीसी भी कमोडिटी है, तो कमोडिटी में हम ओएनजीसी सेल नहीं कर रहे अभी भी, बट गलत क्या होता है कमोडिटी में, कमोडिटी का अगर प्राइस गिरता है तो कंपनी अपने आप प्राइस ऊपर नहीं कर सकती। ये सब चीजें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का जब सेक्शन आएगा उसमें सीखेंगे। तो मेटल में भी ये होता है, ऐसा नहीं है जैसे समझिए मैं मैगी बनाता हूं,
अगर किसी ने मैगी का रेट, नूडल्स का रेट कम किया, तो मैगी को रेट कम करने की जरूरत नहीं है, मैगी बोलेगी हम तो इतने का ही बेचेंगे। लेकिन अगर ऑयल का प्राइस गिरता है तो ओएनजीसी कुछ नहीं कर सकता, उसको प्राइस गिराना ही पड़ता है। अगर समझे एल्यूमिनियम का प्राइस गिरता है तो कंपनी को भी प्राइस गिराना पड़ता है, आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से कई बार लोग मेटल के ऊपर ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करते। तो जैसे मैंने बोला, टेक अ ब्रेक, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके आपको यह सोचना है कि आज मेटल की सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से आप मेटल में आज क्या करते हैं। और तब तक मैं ये डेटा एंटर करूंगा और फिर इसको अपडेट करेंगे इसी वीडियो के इसी के अंदर। तो टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट मेटल, पूरी कैलकुलेशन करिए और उसके बाद वीडियो देखिए ताकि आप अपना भी व्यू बना सके। परफेक्ट। तो अब मैं मान रहा हूं आपने जब डेटा लिखा होगा तो ये डेटा है 4 दिसंबर का, ये प्राइस लिख दिया है, पी रेशियो लिख दी, और यहां पर हमको अर्निंग एनालिसिस कुछ मिल रहा है। तो पहले तो मेरे को क्या दिखता है आज मेटल में 281 से अर्निंग गिर के कितनी हो गई है, 281 से गिर के 183 हो गई है। तो एक प्रॉब्लम है बिकॉज कमोडिटी की डिमांड कम हो गई होगी जब लॉकडाउन वगैरह हुए होंगे दुनिया में, तो ये अर्निंग थोड़ी सी एकदम तेजी से नीचे आ गई है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग तो वापस 281 हो ही जाएगी, 281 282 अर्निंग्स तो हमारी बढ़ी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि पी रेशियो जो 17.24 चल रही है वो ठीक है या नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए, देखते हैं कि हिस्टोरिकली मेटल इंडेक्स, ये रहा मेटल, इसकी हाईएस्ट 2009 2010 में कितनी गई है। अगर मैं यहां देखूं तो ये 25 तक गई है, उससे भी ऊपर गई होगी, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी शायद 25 के आसपास, 26 के आसपास गई होगी। लेट अस जस्ट, ये 26.21, और जो लोएस्ट है वो कितनी गई है, लोएस्ट अगर मैं इसको ये वाले चीजों को छोड़ दूं, ये टू लीनिंग क्राइसिस वगैरह, तो ये लोएस्ट जो है वो ये गई है हमारी 9.4 समथिंग पे, इधर 9 पे गई है, और ऊपर जो है वो गई है हमारी 27.41 के आसपास। 27 ऊपर, 9 नीचे, और ये वाले जो ऊपर गए हैं उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। 44 45 क्यों इग्नोर कर रहा हूं, वापस सोचिए, उस टाइम की अर्निंग एनालिसिस करते हैं। ये कौन सा पीरियड चल रहा है हमारा, 17 की बात चल रही है। तो 17 में क्या पी बढ़ी थी, प्राइस बढ़ा था, या अर्निंग गिर गई थी। तो ये देखिए 136 से, सॉरी यहाँ पे मेटल में 17 में 16-17 में हमारी यहाँ पे अर्निंग 67 आ गई थी। उसके वजह से फरवरी 2017 का डेटा था, तो क्योंकि अर्निंग गिर गई थी इसलिए पी क्या दिख रही थी, ज्यादा दिख रही थी। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, उस वाले जो बड़ा वाला 44 वगैरह था उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम ये तो बोल ही सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ नहीं तो 26-27 ऑन द हायर साइड, 9 ऑन द लोअर साइड ले लेता हूं। अगर मैं 9 ऑन द लोअर साइड ले लेता हूं तो वापस जाते हैं अपने शीट पे और देखते हैं कि अगर हाई जो है वो 26-27 का है और लो जो है वो 9 का है, तो इसका 35, और इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूं, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूं तो ये एवरेज जो है वो कितनी आती है, 17.5, और एवरेज कितनी चल रही है, 17.24। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेटल की पी तो एवरेज चल रही है लेकिन अर्निंग बहुत लो चल रही है। अगर अगले साल पी रेशियो 17 की 17 ही रहे, ये ना बढ़े, लेकिन अर्निंग 282 हो जाए अचानक से, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 17 into 282। तो यहां पर हमको लगता है यहां पर मार्केट थोड़ी सी 4794 पे है और चल रही है मार्केट 3161। तो मेटल थोड़ा सा हल्का सा लगता है चीप है। अच्छा, मेटल लेंगे कैसे, मेटल का कोई इंडेक्स फंड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल सेगमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एनएससी की साइट पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक कर सकते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेक करके आप पता कर सकते हैं कौन सा, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, उसी रेशियो में आप पूरी बास्केट खरीदने की बात कर सकते हैं। बट यस, आज अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो हमने देखा निफ्टी भी बहुत सस्ता तो है नहीं, तो शायद मैं आज 100 रुपए में से अगर मैं सेक्टर्स के बारे में भी सोच रहा होता तो मैं 30-40 रुपीज तो स्टॉक मार्केट में डाल देता और 60-70 रुपीज में डेट में डाल देता। 40 कर लेते हैं और 60 में डेट में डाल देता। 60 रुपीज से मैं क्या करता, एसटीपी, आगे वाली वीडियोस में बहुत आएगा, जो पैसा है हर महीने ट्रांसफर करते जाइए ताकि ऐसा ना हो 60 का 60 डेट में रह जाए। तो एटलीस्ट पैसा ट्रांसफर करते रहिए कि डेट में पैसा कम होते जाए। डेट में अगर आपका 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 1200 से 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर करिए, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये आगे वाली वीडियोस में आपको समझ पड़ जाएगा, स्पेशली जब आप डेट फंड्स करेंगे तो वहां पे हमने सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की बात की होगी। लेकिन 40 रुपए में डाल देता आज स्टॉक मार्केट में, 40 में से शायद मैं 30 रुपए निफ्टी नहीं रखता, 5 रुपए में इंफ्रा ले लेता। इंफ्रा के लिए मेरे पास इंफ्रा बीज नाम की ईटीएफ है इंफ्रा बीज का, तो वो ले लेता, और 5 रुपए में मेटल में डाल देता। मेटल के लिए मैं अलग अलग वो स्टॉक्स ले रहा होता, वो उसको रेप्लिकेट करने के लिए। आप इसको 25 7.5 ले सकते हैं, वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। मैं 5 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये आप जब इंडिविजुअल स्टॉक्स करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि हमको एफएमसीजी ज्यादा अच्छा क्यों लगता है एज कंपेयर टू मेटल या एज कंपेयर टू इंफ्रा, किनमें केपेक्स कम होता है, मार्जिन ज्यादा होते हैं, ब्रांड होता है, मोड होता है, ये सब चीजें आप सीखेंगे आगे। लेकिन मैंने आज बताया कि जनरली देखा जाए तो इंफ्रा और मेटल थोड़ा बहुत सस्ता लगता है, एनर्जी ठीक ठाक लगता है, बाकी कोई ऐसा ह्यूमंगस डिस्काउंट नहीं लगता, और नेचुरली ह्यूमंगस डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। जब मार्केट की पी रेशियो ज्यादा हो, निफ्टी की ज्यादा हो, तो अधिकतर सब कुछ उसके साथ बढ़ रहा होगा। बट इस टाइम पे लोगों का मेटल और इंफ्रा पे फोकस कम है, ऐसा दिखता है, और यहाँ पे हल्का सा एक चांस लिया जा सकता है। लेकिन ये पैसा जो हम चांस लेंगे वो किसमें होगा, ये जो हमने 100 रुपीज को 40-60 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा है। लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स सिर्फ चल रही है, जो 5 साल के अंदर है, याद रखिए हमने फ्रेमवर्क बनाया, चेक करिए, जो 5 साल के अंदर खर्चा होने वाला है वो तो डेट में रखना है। इंपॉर्टेंट गोल 10 साल के दूर, उसके लिए एसआईपी चल रही है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा बचता है उस 100 को मैं आज डिवाइड कर रहा होता तो 40-60, लेकिन 60 डेट में ना रह जाए, तो मैं नंबर चेंज कर लेता हूं, एक और आइडिया देता हूं। समझिए मेरे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का 10 लाख होता तो 4 लाख रुपए में आज इन्वेस्ट कर देता। उसमें से मान लेते हैं मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए निफ्टी में, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मैंने इंफ्रा में, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए मैंने से मेटल में, और 6 लाख रुपए मैंने डाल दिए, 6 लाख रुपीस मैंने डाल दिया अपने डेट फंड में। ये डेट फंड आप आगे सीखेंगे तो डेट फंड की बात करिएगा। और 6 लाख रुपए में से हर लाख के ऊपर से 1500 रुपए
तो 6 लाख इंटू 1500, 6 लाख इंटू 1500 मतलब 9,000 रुपए। 9,000 रुपए में हर महीने पर मंथ यहां से एसटीपी कर देता टू निफ्टी, मतलब डेट में से हर महीने 9,000 निकलेंगे, हर महीने निकलते रहेंगे, ताकि डेट का पैसा कम होते जाए और स्टॉक मार्केट में पैसा जाते जाए। क्योंकि अगर तो मार्केट बीच में गिर गई नेक्स्ट 5-6 साल में, तो ये 6 लाख में से कुछ बचा होगा तो उसको पूरा डाल देंगे। और अगर बाई चांस मार्केट नहीं गिरी तो एटलीस्ट ये पूरा 6 लाख 5-6 साल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको ये समझा रही होगी कि सेक्टर्स को कैसे देखते हैं डिटेल में। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं सेक्टर्स को हर पिछले जो सेक्टर मैंने चूज किए हैं उनकी मैं अर्निंग और पी देखूं और आपको समझाऊं कि मैंने क्यों लिया था और आज इंफ्रा और मेटल हमको रिलेटिवली क्यों सस्ते लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत बड़ा एक्सपोजर क्यों नहीं ले रहे, वो भी मैंने बताया कि मेटल, इंफ्रा, फॉर दैट मैटर हम कभी ऑटो के बारे में भी बात करते हैं। ये आप आगे सीखने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक जब करेंगे कि इनमें ये डिफिकल्ट टू डू बिजनेसेस है, केपेक्स करना पड़ता है, बार बार पैसा जा रहा होता है। एक गाड़ी अच्छी बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो जितना पैसा गया वो वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो इंडिविजुअल स्टॉक में आप सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप इसने कुछ सेक्टर रोटेशन में वैल्यू ऐड की होगी।